नाजरीन आदाब, रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में आपका इस्तकबाल है। आज दूसरी सीरीज का 8वां एपिसोड है। इस एपिसोड में आज हमारे साथ दिल्ली से मोहतरम रंजीत कपूर साहब हमारे साथ हैं। जनाब रंजीत कपूर साहब, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है सर। जी जी, इस ऑनलाइन सीरीज में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे में अच्छा, अभी आजकल मुंबई में हैं आप? जी, मैं एक्चुअली बॉम्बे में ही रहता हूँ जी। दिल्ली एक कमरा लेके रखा हुआ था 5-6 साल से। लेकिन आप तो मार्च में दिल्ली में थे। आप मार्च में? हाँ, तो मैं बेगम का तकिया कर रहे थे या कुछ ऐसा कुछ शो था आपका? बेगम का तकिया कर रहा था मैं, और दूसरा प्ले वो ब्लॉग भी हो गया था। वो मीडिया का जिन हमारे दोस्त हैं इरशाद सिकंदर साहब, जी जी, उनका लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्ले है। लेकिन 4 अप्रैल डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर वो कोरोना ने जो है वो सब पानी फेर दिया सब चीजों पे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। मैं अपने नाजरीन से आपका तारुफ पेश करना चाहूंगा नाजरीन के सामने। इससे पहले मैं नाजरीन आपको याद दिला दूं कि आप जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला थिएटर मैगजीन है, जिसका मकसद थिएटर की अहमियत व अफादियत को आश्कार करना है। रंगरस की ये ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। तो नाजरीन, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब रंजीत कपूर साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रंजीत कपूर साहब की पैदाइश भोपाल में हुई और इनका बचपन भी वहीं गुजरा। इनके वालिद मशहूर थिएटर कंपनी के मालिक थे। उनकी कंपनी हिंदुस्तान में घूम घूम कर नाटक पेश किया करती थी। रंजीत साहब ने अपने वालिद मदन लाल कपूर के जेर निगरानी ड्रामे की इब्तदाई तरबियत हासिल की। 1973 में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और वहां से हिदायतकारी में स्पेशलाइज किया। कुछ दिनों तक एनएसडी की रिपर्टरी में भी काम किया और वहां उन्होंने बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री और चेरी ऑर्चर्ड जैसे बेहतरीन ड्रामे की हिदायतकारी की। इसके अलावा बिच्छू, कौवा चला हंस की चाल, शेर अफगन, एक घोड़ा 6 सवार, बकरी, खूबसूरत बहू, माफ कीजिएगा खूबसूरत नहीं खूबसूरत बहू, शायद मैं सही कह रहा हूँ रंजीत साहब? शायद सही है। लोक भाषा में ये जो है हाँ, वो खूबसूरत बहू ही है जी। और खूबसूरत बहू, इसके अलावा पैर तले की जमीन, मायाजाल, कोर्ट मार्शल और जनपथ जैसे कामयाब ड्रामे पेश किए। ये फिल्मों से भी वाबस्ता हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे, जिनमें एक रुका हुआ फैसला, खामोश, लज्जा और मंगल पांडे जैसी फिल्में बहुत कामयाब रहीं। कई फिल्मों के डायलॉग भी लिखे जो बहुत कामयाब हुए, जैसे जाने भी दो यारों, मोहन जोशी हाजिर हों, वो 7 दिन वगैरह। दारा शिको, बसंती और अमीर खुसरो इनके कामयाब टीवी सीरियल हैं। यूं तो इन्हें थिएटर और फिल्म के लिए कई छोटे बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा हुकूमत मध्य प्रदेश से इन्हें शिखर सम्मान मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी से हिदायतकारी के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। कपूर साहब, आपकी रंग यात्रा को मैंने 3 दौर में बांटा है जी। शायद मैं सही हूँ। पहला दौर मेरी नजर में ये है कि बचपन से लेकर अपने अब्बाजान की थिएटर कंपनी में काम करने का जो दौर है आपका, और दूसरा दौर आपका है एनएसडी में स्टूडेंट लाइफ से लेकर रिपर्टरी में प्ले डायरेक्ट करने तक का, और तीसरा दौर एनएसडी रिपर्टरी से को छोड़ने के बाद अलग काम करना और टीवी और फिल्मों के लिए भी काम करते रहना। तो कपूर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके रंग सफर यानी आपके रंग यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? बड़ी अजीब कहानी है अजहर भाई जी। एक जमाना था कि मैं थिएटर से नफरत करता था। मैंने तय किया हुआ था, एक बार कमलेश्वर जी सारिका के संपादक होते थे, मैं कहानियां वगैरह लिखता था। मेरी पहली कहानी सारिका में छपी थी। तो उन्होंने लिखा कि रंजीत, थिएटर की इतनी अच्छी बैकग्राउंड है तो तुम नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? भाई साहब, मैं छोले भटूरे बेच लूंगा लेकिन थिएटर नहीं करूंगा। बता रहा हूँ आपको। लेकिन देखिए, कुछ ऐसा होता है, हमारी जो डेस्टिनी होती है
वो वर्क कर रही होती, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता। तो मैं भटकता भटकाता फिर लखनऊ आया। लखनऊ में 3 साल मैंने बेकारी के काटे, जो मैं उसको गोल्डन पीरियड कहता हूँ अपना, बेकारी के उसको वक्त को। उसके बाद फिर वहां से मैं नेशनल ड्रामा गया, और उसके बाद फिर मैं लायक ही नहीं रहा सिवाय परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये अजीब सी यात्रा थी। जो फादर के थिएटर कंपनी में था तो वो मजबूरन था, वहां मेरी कोई एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त, डायरेक्शन वगैरह का भी कोई वो नहीं था दूर दूर तक। लेकिन एक काम मुझे करना पड़ता था क्योंकि उसको मुझे 5 रुपए रोज मिला, वो ये थे जिस भी शहर में हम होते थे महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए, तो 10 बोर्ड्स होते थे जो कि हमारा रोज आज एक नाटक है, कल दूसरा नाटक है, परसों तीसरा नाटक है, वो एक नाटक चलता था। तो जो नाटक होना है वो रात को ही बोर्ड जो थे लिख के शहर में जहां थिएटरों पर कहीं लटका दिए जाते थे। तो मेरा ही काम होता था कि जब शो खत्म हो जाए, दूसरे दिन सुबह सुबह वो बोर्ड जो है वहां से उतर के आते थे, उनको दिया जाता था। और मुझे आपको नाटक होगा वो लिखना पड़ता, ब्रश से पेट का मेरा अच्छा था, तो मुझको ये दे दिया था काम। और दूसरा काम ये भी था कि शाम को शो से 2 घंटे पहले रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी। अच्छा गांव देहात तो दूर दूर तक पता लग जाता था, तो वो जो रिकॉर्डिंग करनी होती थी ग्रामोफोन, चाबी वाले होते थे ग्रामोफोन, सुई लगाई जाती थी, तो उसका मुझे शौक था। और क्योंकि और म्यूजिक का भी मुझे शौक था, तो गाने भी मैं चुन के, रिकॉर्ड्स भी मैं चुन के लेके आया था HMV के। फिर उसमें भी काफी फिर हुआ, फिर रिकॉर्ड प्लेयर आ गए, फिर LPs आ गए, EPs आ गए। तो मेरा ये सफर यूं चलता रहा। और फिर कई बार उसको बुकिंग ऑफिस में बैठना पड़ता था, टिकट बेचना पड़ता। तो कोई मेरा वैसा लगाव नहीं था क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जरूर था कि हमारी कंपनी में इतने पुराने कलाकार होते थे जिन्होंने आगा हाशिर के साथ काम किया हुआ था, जो हुई। और आपकी कलकत्ता में 2 कंपनियां हुआ करती थी, मूनलाइट कंपनी, वो जो कंपनी बंद हुई तो उसके बहुत से कलाकार और न्यू अल्फ्रेड्स के कई कलाकार हमारे फादर की कंपनी में आ गए। तो उनको मतलब देखा है, उनको स्टेज के ऊपर जब देखा है तो वो मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जो वो एक्टर्स का उनका जो कैलिबर था, उनकी जो रेंज थी, वो मतलब आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, कहीं और ऐसे एक्टर मुझे देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ये सफर जो था, लव हेट रिलेशनशिप रही मेरी तो फिर थिएटर में किस तरह आ गए आपने? सीरियसली फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने एडमिशन ले लिया? एक्चुअली मैं जब लखनऊ में था बेकारी के दिनों में, तो वहां मेरी एक दोस्ती हो गई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मिस्टर हैरी मोहन सैमसन, वो कमर्शियल आर्टिस्ट थे। और आज मैंने फेसबुक पे देखा रणवीर सिंह बिष्ट, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके। और हमने फिर उनकी वजह से फिर वापस थिएटर में दिलचस्पी हुई, उसमें आर्ट में दिलचस्पी हुई, एक्सक्यूज मी, आर्ट में दिलचस्पी हुई। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, और मैं दूसरों से कहता था जाओ नेशनल स्कूल ड्रामा जाओ, FTI जाओ। तो एक दिन मुझसे बोले कि आप दूसरे से कहते रहते, आप खुद क्यों नहीं जाते? तो मैं अपना बूढ़ा समझने लगा। मैंने कहा नहीं, मेरा वक्त तो निकल गया, मैं शादीशुदा था, मेरा 30 साल का बेटा था। नहीं कुछ नहीं बिगड़ा। जबरदस्ती उन्होंने वो मंगवाया, मनी ऑर्डर फॉर्म मंगवाया, मंगवाया, फिर उसमें मुझे फोटो लगानी थी, मुझे साइकिल पे बैठा के ले गए। मेरी 15-20 दिन बड़ी उदारी थी उस वक्त, वो खिंचवा दी, वो लगा के भेज दिया। फिर मुझे यहाँ तक कि उस वक्त 22 रुपए लगा करते थे दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली के टिकट लेके अनरिजर्व डब्बे में। तो क्योंकि डाक की गड़बड़ी की वजह से दूसरे दिन है इंटरव्यू मेरा NSD में, तो आज दोपहर को चिट्ठी मिली, जो कॉल लेटर था। तो वक्त ही नहीं था उनके पास, महीने का आखिरी दिन चल रहे थे, तो उनकी तनख्वाह भी खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने टिकट दिया और उनके जेब में 16 रुपए थे, 10 उन्होंने मुझे 6 रुपए अपने पास रखे, या जाओ भी इंटरव्यू पे दो तुम कल, और आ जाना कैसे भी। तो वो मैं कैसे वापस लौटा हूँ, वो एक अलग कहानी है। और मेरे आखिरी दम तक की कोशिश थी कि उन दिनों लखनऊ में
पीडब्ल्यूडी में एक जॉब निकली थी ट्रेसर की, जी। तो मेरा जोर उस पे था, और मेरी जहालत थी कि उसकी तनख्वाह थी वो 300 रुपये महीना थी, और नेशनल स्कूल ड्रामा की स्कॉलरशिप थी 250 रुपये महीना थी, तो मुझे 50 रुपए ज्यादा लग रहे थे। तो थी वो काफी दूरदर्शी थी, उन्होंने मुझको डांटा, नहीं 50 रुपए मत देखो, उन्होंने कहा जो ये नौकरी तुम करोगे तो ये कितनी तनख्वाह तक तुम्हारी ये जाएगी? मैंने कहा 1500 तक जाएगी जी। अरे तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम कम से कम वो काम करोगे जो तुमको पसंद है एनएसडी का, वहां करो, और हो सकता है कभी तुम्हारी आमदनी तुम्हारी मतलब उससे 3000 रुपये महीना कमाओ। तो मेरे लिए 300 रुपये महीना जो था ना, वो था कि मैं कितना ऐश करूंगा, 10 रुपीज पर डे। बहुत बड़ी बात। इस तरह से देके मैं भेज दिया गया एनएसडी। फिर ये तय करके मिस्टर सैमसन साहब, मैंने वादा किया था कि अब मैं जा ही रहूंगा एनएसडी, तो वहां का जो सबसे बड़ा वो होगा अवार्ड वो लेके निकलूंगा। तो ये मैंने वादा निभाया, लेकिन वो एक वादा नहीं निभा पाए। उनको मेरा जो वॉइस जो प्ले था जो मैंने किया था अपने उसमें क्लासिक सेंचुरी का, उसकी पूरी स्टाइल उन्होंने काटे थे, और उनको इतना पसंद था वो प्ले कि मैं देखने के लिए आऊंगा, और वो देखने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत तकलीफ, बहुत पर्सनल लॉस था उनका जाना। उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, सड़क पे चलते चलते मेरी एजुकेशन उन्हीं के माध्यम से हुई। और सच मुझे अजहर भाई, मैंने हर एक से सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सीखने की पूरी उम्र पड़ी है। जी जी। तो उसी प्रोसेस में समझता हूँ, और आप सबका भी आप अपने आप में इंस्टीट्यूट है, आपके काम को देखकर हम लोग काम सीख रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप अभी तक यही मानते हैं कि आप विद्यार्थी ही हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन सच ये है कि आपके काम को देखकर कई स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत फायदे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके अब्बा जान जो कंपनी चलाते थे थिएटर की, वहां किस तरह के ड्रामे पेश किए जाते थे? वहाँ सब पारसी थिएटर कंपनी थी। और एक बात में खुलासा कर दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पारसी थिएटर जो है बहुत ही अतिरंजित, बहुत ही एक्टिंग, और ऐसा नहीं है। वो शेक्सपियरियन थिएटर था वो, लेकिन पहली कंपनी जो बनी थी अल्फ्रेड कंपनी, वो पारसी थे मालिक, तो उसकी वजह से वो पारसी नाम ऐसा जुड़ गया कि लोग समझते, तो वो शेक्सपियरियन थिएटर ही था। और हमारे यहाँ जो प्लेस होते थे ज्यादातर आवाज कश्मीरी होते थे और लखनवी, और तो वही प्लेस होते थे, और बहुत बेहतरीन प्ले होते थे। जो कलाकार थे, एक्टर्स थे, वो कमाल के एक्टर्स थे। और जैसे हम मेलोड्रामा कहते हैं, तो उसमें जो अल्टीमेट मैंने मेलोड्रामा देखा है अपने फादर की थिएटर कंपनी के स्टेज के ऊपर, वो था मुंशी दिल का क्या नाम, लैला मजनू। लैला मजनू जो 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 जैसे हम शेक्सपियर थिएटर के अंदर एक एक्टर का सपना होता है कि मैं किंग लियर करूं, मैं करूं, मैं क्या ओथेलो करूं। जी जी। नए आते थे, उनका यही सपना होता था कि मैं एक दिन मजनू करूं जी। अच्छा, एक मयार था, एक एक्टिंग का एक्टर के लिए बहुत बड़ा एक वो था कि मैं, और बड़ा वक्त लगता था उनको। हमारे थे मास्टर वदूद जो आगा साहब के साथ काम किए हुए थे, बड़े सख्त से आदमी थे, बहुत गुस्से के थे। वो बिल्कुल आसानी से किसी को मतलब महीनों आपने ज्वाइन कर लिया, 2-3 साल तक आप तैयार करते रहे, कहते अंडर स्टडी है वो। तो ये जो एक डिसिप्लिन था, जो स्टाइल बात थी, और जो अल्टीमेट मैंने देखा, क्योंकि उसमें एक तो एक्टर का सुरीला होना बहुत जरूरी था, गाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट था। म्यूजिक जो था शायद उसका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसको संगीत की समझ होनी चाहिए, हृदय होना चाहिए, जिस तरह से डायलॉग्स की अदायगी हुआ करती थी मकालमों की। तो बड़ा टेढ़ा काम था, टेढ़ी खीर थी, किसी भी एक्टर के लिए
था, तो उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ती थी और बहुत वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। मैंने कि नो थिएटर है जैसे जापान का, कमाल था कि शुरू में मैंने देखा था, मेरे लिए तो मजाक था कि इतनी स्लो नो थिएटर जो होता था, एक्टर की एंट्री हो रही है और वो नेक्स्ट तो था ही नहीं, बहुत स्टाइलाइज। तो एक्टर अगर स्टेज पे आ रहा है तो उसको वहां हाथ भी अगर लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कितनी देर उसको लगेगी, कितनी देर लगेगी। तो मैं सोचता था इसमें क्या क्या कमाल है, लेकिन नहीं, वो बॉडी पे कंट्रोल, उस पर मूवमेंट पे जो कंट्रोल, उसको जो रिदम है वो वर्षों उसमें अचीव होता था। और इसमें कमाल ये था नो थिएटर के अंदर कि एक्टर जो है अंडरटेनिंग है, और तो उससे पूछा जाता था कि भाई अब 4-4-5-5 साल हो गए उनको प्रैक्टिस करते हुए, और एक्टर से कहता क्या तुम अपने आप को इस काबिल समझते हो कि स्टेज पे उतर सको? एक्टर खुद मना कर देता था कि नहीं, अभी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो ये डिसिप्लिन इन सब फॉर्म्स में रहा है, इन स्टाइल्स में रहा है, वो किसी हद तक पारसी थिएटर में भी था। असल में क्या होता है कि पारसी थिएटर के हवाले से हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसमें चीख चीख का डायलॉग बोलते हैं, पैंटोमाइम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मानों में भी पारसी थिएटर में जो आपने कही बात, कि सुर का होना बहुत जरूरी है, मौसीकी और उसके उस ढंग से वो किया करते थे। जी, अच्छा ये मुझे सुनने में आया, जो मेरे नॉलेज में है, वो हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, एक फिल्म स्टार हुआ करते थे मास्टर निसार, तो वो जी हाँ, नहीं मैं उनसे वो हमारी कंपनी में कभी काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके साथ काम किए हुए लोग हमारी कंपनी में काम किए। अच्छा और वो काफी दिनों तक आपके वालिद साहब के साथ भी, आपके बाबा के साथ रहे थे। वो वैसे उनके मतलब जरूर जानते रहे होंगे उनको, मेरी पैदाइश से पहले थे। मास्टर निसार काफी सीनियर थे, और हमारी कंपनी में मास्टर वदूद थे जो आगा साहब के साथ काम किए हुए थे, मास्टर पुत्तन थे उनकी वाइफ, मतलब क्या कलाकार थे। और मास्टर वदूद जो थे भोपाल के थे, और वो डायरेक्टर भी थे, कंपनी के डायरेक्टर भी थे, तो मतलब सब जो है उनसे घबराते थे, बहुत गुस्से होते थे। आपको बताऊं आपको, उनका नेचर जो था, जरा में भड़क जाते थे, और शादी की नहीं, छोटा सा उनका एक होल्ड होता था। मैंने उनका होल्ड, उनका बिस्तर बाहर निकला हुआ पूरा कभी नहीं देखा। उनकी छोलदारी जी जी, उसमें होल्डर का जो फ्लैप से खोल देते थे, तकिया निकाल के ऊपर रख देते थे, चादर निकाल के रख लेते थे, और फौरन तकिया अंदर, वो बंद, और कंपनी छोड़ के जा रहे। तो वो सहूलियत रखते थे कि कभी भी छोड़ के जा सके, इसलिए तो कमाल की शख्सियत थे वो, और कमाल के एक्टर थे, कमाल के डायरेक्टर थे। तो जब मैं पैदा हुआ, सीहोर में पैदा हुआ हूँ, इस वक्त कस्बा होता था में ही, बाद में बड़ा शहर भी है वो, और डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मास्टर वदूद पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे गोद में लिया था। अच्छा जी। और फिर आखिरी दिनों में वो रिटायर हुए थे, कंपनी बंद हुई थी, तो मैं भोपाल में एक वर्कशॉप करने के लिए गया था, वो हाथ की वर्कशॉप करने, उनका सैटरडे तैयारी थी, उर्दू एकेडमी ने मुझे मधु किया था, तो वहां में तो वजूद बाबा रिटायर हुए, घर बैठे हुए थे, मैंने उनको रुस्तम सौराब किया, क्योंकि आगा साहब का प्ले करना था, उनकी सैटरडे थी, तो उसमें उनको वजीर का रोल दिया था। और आप यकीन मानिए कि सारे एक्टर्स थे वहां के, जो लोकल एक्टर्स थे, लेकिन वदूद बाबा, हम वदूद बाबा बोलते थे, वदूद बाबा, वो सबसे अलग नजर आते थे, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक कि शो के बाद सब लोगों ने मुझसे ये पूछा, ये कौन थे, और सबसे ज्यादा ये पूछा, और मेरी मुझसे 1 साल सीनियर थी निर्मल, अपना नीलम चौधरी, मानसिंह, तो उसी घर में रह रहा था उस वक्त, मेरी वाइफ भी वहीं थी, तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी होते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है, मैंने कहा उनको मिला है, मैंने कहा ये है वदूद, फिर इनके बारे में बताया, मैंने कहा आप इनके लिए कुछ भी अगर कुछ कर सकेंगे तो मुझको बहुत, मेरे ऊपर आपका उपकार होगा। तो
वाजपेयी जी का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने एक उनकी पेंशन बांध दी। अच्छा। बाबा की, और वो फिर आखिरी दिनों तक उनको पेंशन मध्य प्रदेश सरकार से मिलती रही। उनका बुढ़ापा बहुत चैन से कटा। उनके जो शौक थे, सबसे बड़ा उनका शौक होता था मछली मारने का, जो मुझे भी उन्हीं जगह से पड़ गया था, उन्हीं से उनकी संगत में। क्योंकि वो बचपन में खेती अपनी बंसी ले आए थे, डोर ले आए थे, तो वो उनका फिर अपना सुबह निकल जाते थे मछली मारने। और भोपाल में तो 2-2, 3-3 तालाब थे, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, तो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटा। मुझे बहुत उन्होंने दुआएं दी। मेरे फादर से जब मिले वो फोन पे बात भी उनकी की, तो उन्होंने कहा रंजीत काका, काका मुझे बोलते थे सब लोग। काका ने ये बहुत बड़ा मेरे लिए काम किया है, और मुझे बहुत दुआएं देते थे। तो शायद उन्हीं की दुआओं का है, ऐसी लोगों की दुआओं का असर। जी सही बहुत सलामत। बहुत अहम जानकारी मिली आपके जरिए, ये वदूद साहब को लेकर। हमारे हमारी जानकारी में नहीं था कि मतलब कोई वदूद बाबा नाम के कोई अदाकार हुआ करते थे। अच्छा, मास्टर एक वदूद बहुत मास्टर वदूद। अच्छा, एक और भी बहुत। और जी मास्टर पुत्तन भी, मास्टर अच्छा पुत्तन। अच्छा आपको अच्छा। मेरी बहन ने एक किताब निकाल के ढूंढ के निकाल ली थी, और वो मतलब 1915 की नहीं होगी, एक किताब, अच्छा उसमें अच्छा उनकी फोटो भी है। अच्छा। लेकिन किसी किरदार में है उनकी जी फोटो। जी। तो कभी शेयर कीजिए उसको फेसबुक पे कि हम लोग सबकी नजर पड़े उस पे। जरूर जरूर, मैं जी जी ढूंढ के निकालूंगा। जी जी। अच्छा, एक और अहम नाम आपके उस जमाने का, आपके बाबा की कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है शकीला बानो का नाम, जो मैं खुद बहुत देखने मशहूर वाला था अभी, अफगान देखिए भोपाली है ना, तो एक जमाना था भोपाल में, कुछ वक्त तक थी। उनके घर में ही रहे थे। और मेरे जी दोस्त थे भोपाल में, रफी शब्बी, उन्होंने एक अच्छा किताब लिख डाली है। हाँ, उन्होंने एक किताब लिख डाली है, बहुत खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने, मुझे अच्छा भेजी उन्होंने। उसमें अच्छा। हाँ, जो जो उन्होंने एक्नॉलेज किया है, धन्यवाद हम्म, दिया है, तो मैं भी एक हूँ, मेरी बहन हम्म, भी है, मेरा अच्छा भाई भी अच्छा। है। हाँ, हम्म, तो उसमें बहुत खूबसूरत किताब लिखी है शकीला बानो जी भोपाली पे, रफी शब्बीर जी। साहब। अच्छा, तो तो वो वो कर हाँ चुकी थी। हाँ। हाँ, तो और फिर हम उनके घर में भी रहे थे किराए पे। जी एक जी वो जगह थी, रेत घाट कहलाती है भोपाल में। तो जी। मेरे बचपन की काफी यादें जो हैं वो भोपाल से जुड़ी हुई हैं। और हम्म, उसके बाद जो मतलब जो जखीरा है मेरी यादों का, वो जी सबसे बड़ा भोपाल है, फिर मेरा जी लखनऊ है, फिर जी दिल्ली है, और अब बम्बई है। जी जी जी। तो मतलब ये एक लंबा सफर रहा है आपका। अच्छा, जी अब ये बताइए कि आपने संगीत पे, मौसीकी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ख़ास तौर पे लोक संगीत पे। अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन थिएटर में हबीब तनवीर और बीवी कारंत के बाद अगर किसी का नाम आता है, जिसने लोक संगीत को इज़्ज़त बख्शी है नाटकों में, तो वो आप हैं। तो ये आपके अंदर में लोक संगीत को अपने अर्बन थिएटर में भी आपने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। ज़रा इस बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं वैसे और भी लोग हैं जिन्होंने म्यूजिक में बहुत काम किया है, हमारे एनएसडी के हैं, मुझसे जूनियर हैं, संजय उपाध्याय हैं, वो म्यूजिकल ही करते रहे। जी, जी, जी। लेकिन मुझे ये दिक्कत रहती है कि मैं एक ही तरह का काम नहीं कर सकता। मुझे अच्छा, हमेशा ही लगता है कि जब भी मुझे शिकायत थी, मुझे हाबिब साहब से भी हुई थी, मुझे शिकायत ये कारण जी से भी अच्छा, हुई थी, उन्होंने एक अच्छा। मुझे स्टाइल पकड़ा, और उसके बाद उससे हटे नहीं। और मैं अच्छा, ये एज ए डायरेक्टर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था, तो मैंने हर तरह के प्लेस किए। जी। तो एक्सपेरिमेंटल भी है, रियलिस्टिक भी हुँ, है, भी रियलिस्टिक है, भी है, जी, जी। कॉमेडी भी है, सीरियस भी है। हुँ, तो इस तरह से जो है आप अपने आप को जो है आंकते हैं, आप अपनी अपने परों को तौलते हैं कि आप किस काबिल हैं, और किस हद तक जो है आप जो है उड़ान भर सकते हैं। हुँ, तो जी, ये वजह थी कि, और क्योंकि फोक थिएटर जो है, मेरी मदर बहुत अच्छी, खुद बहुत अच्छी गायिका थी, और अच्छा, हिरानी अच्छा। शागिर्द थी, हिरानी की शागिर्द थी। सन 46 में उनको 6 गाने गाने का मौका दिया था वसंत देसाई अच्छा, ने। वसंत देसाई ने अच्छा। फिल्म थी, जी, जी। लता हुँ, लता लता जी 48 में आई है, अच्छा। जी, जी। मतलब हुँ, सामने। और लेकिन उनको 46 में चांस मिला था, 6 गाने गाने थे, लेकिन मेरी हुँ, दादी हुँ।
पंजाबन थी, बड़ी सख्त थी। उस जमाने में ये सब टैबूज थे, थिएटर, सिनेमा, सब कुछ। तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, गाने नहीं दिया। तो इस तरह से मदर का ये शौक जो था वो वहीं घुट के रह गया। लेकिन अच्छा गाती थी, उनको राग डालने की इतनी पहचान थी। मेरा बचपन ऐसे गुजरा कि नींद खुलती थी तो माँ सुबह जो है झाड़ू भी दे रही है, आटा भी गूंद रही है, सब कुछ, तो कुछ ना कुछ सुना के कोई राग। अब मैं पूरा राग है। फिर मुझे कोशिश मुझे गाना सिखाने की, तो बस पति के सामने रखी हुई है, तो सुबह उन्होंने चम्मच मारा, चलो इसको सामान तो ऐसे ये जो यानी ये तरबियत जो है बचपन से मिली। और उनका कमाल था, इतना अच्छा उनका भंडार था फोक का। तो ना चाहते हुए भी, ऐसा कोई शौक नहीं था मुझे गाने का, सुनने का बहुत शौक था, सीख नहीं पाया मैं। बाद में अफसोस भी हुआ कि उसी वक्त का मैं अगर सही इस्तेमाल करता तो म्यूजिक और सीख सकता था। लेकिन वो चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो राजस्थान, बंगाल इतना रिच है। और देखिए सलील चौधरी ने, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, उन्होंने कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। अगर हम फोक की बात करना चाहें तो अगर हम ये कहेंगे पंचाली से अगर आप भटियाली निकाल दीजिए जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फोक म्यूजिक का। और उसी तरह से राजस्थानी म्यूजिक बहुत रिच है, बहुत रिच है। वो सब मैंने सब सुना, सब आत्मसात किया। और कहीं जब जहाँ जरूरत होती है मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने अरे भाई इससे कहना मैं चाहूँ एक कर रहा हूँ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी नुसरत फतेह अली साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा। हाँ, तो आम उम्र थे, लेकिन तो एक उनका एक मेरे हाथ में एक पुराना कैसेट आ गया था जिसमें सारे उनकी जो बंदिशें थी और गाने जो थे वो पंजाबी थे। तो मैंने उनको, ये बम्बई में आए थे वो, मैं एक फिल्म लिख रहा था, उसका म्यूजिक, तो मैंने उनको ये गाने के बोल सुनाए, तो उनको वो तो भूल गए थे, अरे ये आपको कहाँ से मिल गया? उनका गाना है। मैं उनको गाना सुना, पसंद आई, इतने खुश हुए। तो मैंने कहा कि नुसरत साहब मुझे इजाजत दीजिए, इसमें से एक दो इस्तेमाल करना चाहता हूँ इसी फिल्म में। कहने लगे कि आप ये पूरे, आप कोई भी गाना मुझसे बिना परमिशन के आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपको पूरा हक है। और उन्होंने कार्ड भी दे दिया था लाहौर का कि जब भी लाहौर आए मिलिएगा मुझसे जरूर। बहुत ही मोहब्बती आदमी थे। उनकी बस की बंदिश थी, कभी कलकत्ते आऊंगा तो आऊंगा। एक बार हुआ यहाँ, मेरे दोस्त प्रोड्यूसर है फिरोज नडियाड वाला, तो उन्होंने अपने घर में बहुत बड़ी उनके एजाज में बहुत बड़ी पार्टी रखी उसके साथ। तो क्योंकि जो फिल्म में लिख रहा था, लिख ली थी, उसका म्यूजिक वो कर रहे थे, तो उसका प्रोड्यूसर जो वही थे फिरोज नडियाड वाला। जो भी क्रीम थी, यश चोपड़ा से लेके जितने और लोग भी थे, महेश भट्ट, कोई हो, वो सब वहां आए हुए थे। तो भैया फरमाइश हुई कुछ सुनाइए, तो एक बना दिया था डायस उसके ऊपर, और उनके साथ उनके दो तीन और वो भी थे उनके शागिर्द। तो मैं बाहर उनके अखबार उनका काम देखते थे, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ, माफ कीजिएगा, मैं विस्की पी रहा था। ये फिरोज का फादर जो थे बहुत ही सूफी आदमी थे, और उनके जो खास मैनेजर थे साहब के, वो भी विस्की पीते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ के बाहर, इतने में फिरोज के वो थे कारिंदे, वो क्या नाम था उसका, शमशीर, वो दौड़ता हुआ, अरे आपको नुसरत साहब बुला रहे हैं, क्या हुआ? तो मैं दौड़ के गया तो मुझसे धीरे से बोले कि भाई एक गाने की फरमाइश हुई, मुझे याद ही नहीं है। तो आप मुझे लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, कमरे में गया तो उर्दू मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, लेकिन लिखने में थोड़ी लिखने में जरा दुश्वारी होती है, देर लग रही थी मुझको। तो उन्होंने कहा, फिर बुलाया कि बुला रहे, वो कह रहे हैं देर हो रही है, तो ऐसा कीजिए आप शुरू कर दीजिए, मैं आपको फॉलो करूंगा। मैं
ये मेरी जरूरत नहीं कर सकता, करिए ना। अच्छा मैं ये आप गाइए, तो भाई आप मेरा साथ दीजिए। तो अब आप सोचिए इतनी बड़ी हस्ती वो है, और उनके साथ मैं बैठा हुआ गा, उनके साथ उनका साथ दे रहा हूँ उसी गाना था। और क्या बोलते अजहर भाई कि चाहे मर्दा शेर यज़दा लखा सिफता की दस्सा, इतनी खूबियां और पंजाबी का बहुत अच्छा मेल है। शेर यज़दा लखा सिफता की दस्सा या मुर्तजा शेर खुदा चर्चा तेरा गली गली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। जी जी अली मौला। और देखिए कुछ इससे जुड़ी एक और बात मैंने सजेस्ट किया, एक बहुत एक सीन था फिल्म में, उस जगह पे ये गाना इस्तेमाल करते हैं। तो कुंदन उसका डायरेक्टर भी था, तो म्यूजिक के मामले में उसका हाथ का तंग था, तो उसने मुझको ही कहा तुम ही करो। मैं भी जो भी नुसरत साहब से भी जो मेरी बातचीत हुआ करती थी जब, तो मैं ही करता था। यहाँ ए.आर. रहमान के साथ भी बात के दूसरे डायरेक्टर्स थे, वो मुझे ले जाते थे। जितने म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ, अगर राजेश रोशन के साथ इंटरेक्ट करना है, जतिन ललित के साथ करना है, अन्नू मलिक के साथ करना है, ए.आर. रहमान के साथ करना है, तो मैं मीडिएटर होता था जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये गाना रखना है क्लाइमेक्स, तो जी सबने कहा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। मजरू साहब से कहा है लिखिए, फिरोज ने कहा लिखिए, मजरू साहब को गाना सुनाया। सुनते के साथ ही मजरू साहब बोले कि इस गाने में एक एक लफ्ज नगीने की तरह जुड़ा हुआ है। अरे वाह। और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इस गाने को ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए। मेरी ये इनकी सारी जो है शख्स की, ये वो कह रहे हैं कि इसमें एक एक लफ्ज नगीने की तरह जड़ा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं सकता। तो ये एक गाने से जुड़ी, एक ही शख्सियत से जुड़ी हुई ये सारे शेयर किए। तो आगे आप कुछ भी आप कर लीजिए। अच्छा आपने मैंने आपको जी आपने भोपाल में नवाबी दौर भी देखा और पारसी थिएटर भी देखा, और वहां की जो तहजीब थी, तो आपको जब दिल्ली आए तो कुछ अटपटा सा कुछ ऐसा लगा वहां पे, कुछ किस तरह से पेश किया आपने? जब आपके दूसरे दौर, जब आपका दूसरा दौर जब आपकी जिंदगी का शुरू होता है। बाद में आया, दिल्ली आना जाना रहता था, लेकिन मैं रिहाइश नहीं थी, तो मैं भोपाल के बाद अगर कहीं मैं दूसरा शहर मैंने शिफ्ट किया तो वो लखनऊ था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि था दोनों ही जो शहर थे वो कहीं ना कहीं नवाबी शहर रहे हैं, और उसमें फ्यूडल माहौल भी रहा है। लेकिन लखनऊ, भोपाल छोटा था, लखनऊ ज्यादा बड़ा था, लेकिन दोनों के जो वैल्यूज थी उस जमाने की और फ्यूडल वैल्यूज वही थी। शायरी का रुझान, शायरी का शौक, शायरी की समझ वही थी, सिवाय जबान के। जी जबान भी कहाँ जा रही हो मियाँ। जी 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 थी। और जहाँ लखनऊ में पहुंचने के बाद बहुत ही सलीस उर्दू, बहुत ही लैंग्वेज हो गई, तो बेसिक चीज नहीं थी, लेकिन अंदर से शायरी, उर्दू शायरी, लिटरेचर के लिए और म्यूजिक के लिए और इन सब चीजों के लिए दोनों लगभग एक ही जैसे थे जी। दोनों ये खूबियां थी। भोपाल में ही बड़े शहर थे, एक तो बेचारे उनका भी इंतकाल हो गया, उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी थे, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया था उस वक्त, तो बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान, उनका इंतकाल हो गया, वो बहुत से शायर। और वहाँ के सबसे बड़े शायर भोपाल के जो शायर थे, बहुत इक्का दुक्का मशायरों में जाते थे, लेकिन नशिस्त में हम लोग बैठते थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ, मंजूर एहतशाम बहुत बड़े राइटर हैं, और उनके दोस्त थे, वो सोफिया कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, वो है तवीद असनवी, इजलाल मजीद। अच्छा अच्छा। इकबाल मजीद लखनऊ के थे, रेडियो में थे। हाँ इकबाल मजीद रेडियो में थे, वो
उनके भाई थे, अभी मैं भूल रहा हूँ कि इजलाल जो थे वो बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, तो उनके साथ मेरी इनके थ्रू मंजूर एहतशाम जो मेरे दोस्त हैं उनके मार्फत मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग बहुत उठते बैठते थे रोज ही, तो हम बड़े तालाब के किनारे जाके बैठते थे रात को, वहां बियर पिया करते थे। मेरी वाइफ भी साथ में होती थी, मेरी बेटी 1.5-2 साल की थी, होती थी। हम रात को 2-2 3-3 बजे तक वही तालाब के किनारे बैठे रहते थे और शायरी का दौर चलता था। वहाँ शाम के एक और दोस्त थे सत्येंद्र, वो राइटर थे वो भी, तो दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी, उन्होंने मिलकर प्ले भी लिखा है इस जमाने में। तो वहाँ ये मतलब हिंदी उर्दू की जो एक मेल, मतलब कोई अलग जबान नहीं, तो बहुत बहुत खूबसूरत वो था, माहौल था वो। और तो इजलाल मजीद का मुझे अचानक एक शेर देखिए याद आ गया, बताता हूँ आपको। कहते हैं कि परियों के देश वाली कहानी भी खूब थी। जी, परियों के देश वाली कहानी भी खूब थी, बच्चों को जिसने फिर यही भूखा सुला दिया। तो कमाल ऐसा कमाल के, अभी अल्लाह रखे उनको, मुझे पता नहीं, मैं थे कह रहा हूँ, लेकिन जी 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 मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं कभी भोपाल जाऊंगा अभी नजदीक में, तो उनसे मुलाकात होगी और नशिस्त होगी हमारी। हम बैठ रात भर बैठ के हम लोग शायरी की नशिस्त। जी। अच्छा, ये भोपाल के बाद आपका जो दूसरा दौर शुरू होता है, जो बहुत ही एक्टिव दौर है, और वो दौर जो है, जो एनएसडी में जब आप स्टूडेंट थे, वहां से लेकर एनएसडी रिपर्टरी तक, मैं समझता हूं कि इंडियन थिएटर का वो सबसे खूबसूरत और सबसे गोल्डन पीरियड है, वो थिएटर का जिसमें खूब काम हुआ है और नए नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें आपने भी बहुत कुछ किया है। जरा हमें उसके बारे में बताइए, उस दौर के बारे में। जब 73 में हमने ज्वाइन किया एनएसडी में, उससे पहले काफी हमारे सीनियर उन्होंने, उनका भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, सब कुछ किए, लेकिन हर बैच में इक्का दुक्का ही लोग रहे। ये इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे बैच में हम लोग 24-25 स्टूडेंट्स थे, सब के सब कमाल के थे, 90% सब कमाल के थे, चाहे वो एक्टर रहे हो, चाहे स्टेज क्राफ्ट में रहे हो। पहले 3 कोर्स होते थे, एक्टिंग, स्टेज क्राफ्ट और डायरेक्शन। तो अब 2 रह गए, डिजाइन और डायरेक्शन, डिजाइन और एक्टिंग। तो उस वक्त हमारे बैच में बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे डिजाइनर और डायरेक्टर, तो हम लोग 7 डायरेक्टर्स थे। पहली बार ऐसा हुआ था एनएसडी के इतिहास में, एक बैच में 7 डायरेक्टर्स हो। तो हम बहुत ही मेरे सब साथी बहुत ही काबिल, मतलब नेक एंड नेक करके कौन आगे निकलता है, और सबके सब बहुत ही जनरस, बहुत और बहुत बड़े दिल के मालिक थे। जो मेरा प्ले हो गया, मेरा प्ले सेकंड नंबर, मतलब दूसरा प्ले था हुआ मेरा, 7 प्ले हो रहे थे, तो एक प्ले हो चुका था, फिर दूसरा तीसरा मेरा हुआ था। उसी वक्त सबने कहा मेरे बैचमेट्स ने बेस्ट प्ले, क्योंकि वो इस कदर मकबूल हुआ था प्ले, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मुश्किल प्ले था। वॉइस जो किया था जॉर्ज ब्यूकनर का, 19th सेंचुरी का था, जीनियस था। तो वो दौर था एनएसडी में, जहां हमको अचानक ये मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो कुछ किया, बहुत निडर होके किया, बहुत काजी साहब जैसा हमको गुरु मिला कि उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया। मिसाल के तौर पे अजहर भाई, हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस होती थी। फर्स्ट क्लास जो होती थी वो वेस्टर्न ड्रामा की होती थी। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर थे, थिएटर आर्किटेक्चर के, सीनिक डिजाइन के, हर चीज के बहुत अच्छे टीचर होते थे। तो उसमें क्या होता, साल में आखिरी दिनों के अंदर विशाल काजी 1 महीने का एक एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, 1.5 घंटे की। में वो हर सब्जेक्ट के बारे में एक तरह से रिवाइज कर देते थे। तो आर्ट की समझ, पेंटिंग की समझ, आर्किटेक्चर की समझ, वो अलग से जो अलकाई साहब से हमको मिली, वो बहुत ही मूल्यवान थी, बहुत ही। और मैं और एक्स्ट्रा लकी रहा कि 74 में ही गर्मियों की छुट्टियों में मुझे हबीब साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं आगरा रोल किया। तो 2 शख्सियतें, मेरे गुरु ऐसे मिल गए मुझको। और तो मैंने ये तय किया था, अजहर भाई अपने दोस्तों से कहा था
इन दोनों में जो कुछ खूबियां हबीब साहब में जो अलकाई साहब में नहीं है, और जो चीज अलकाई साहब में नहीं है वो नहीं है। अगले 10 साल में इन दोनों की खूबियां एक जगह करके दिखाऊं। तो उसके 77 में मैंने प्ले कर लिया, 77 में ये बेगम किया। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो पत्रकार, उनको ये बात याद थी मेरी, तो उन्होंने मैच से आपने कहा था 10 साल के बाद दिखाएंगे, आपने इसी प्ले में दिखा दी दोनों खूबियां एक साथ। तो हबीब साहब, वापस फिर लौट के आता हूँ फोक पे। हबीब साहब क्वालिटी थी वो अपनी जबान पे, अपने फोक पे, अपनी शायरी पे थी, और मिस्टर अलकाज़ी की प्रिसीजन पे, कंट्रोल, टेक्निकल जो फिनिश है, और जो वो बहुत हबीब साहब थोड़े से वो थे जो लूजनेस होती थी उनके प्लेस में से, अलकाज़ी साहब उसमें नहीं होती थी। तो बेसिकली मेरा ये पहला प्रयास था, और उसमें मैंने म्यूजिक भी इस्तेमाल किया, उसमें मैंने लिरिक्स भी मैंने लिखे। चैलेंज था कि वो मैंने किससे प्रेरणा ली, मिस्टर हबीब तनवीर से, क्योंकि हबीब तनवीर के मैंने बेगम अपना इसमें आगरा बाजार में रोल भी किया था, और उसके बाद सूत्रधार 77 में मैंने उसमें मेन रोल भी किया था उनके प्ले में। तो उसको ये सीखा मैंने कि जब आप कोई भी फोक ट्यून है उसके ऊपर आप कुछ गाना लिख रहे हैं जो कि आज का कंटेम्प्रेरी है, जदीद ख्याल है, जदीद शायरी, तो वो ऐसा होना चाहिए कि चुगली ना करे। एक बार जब पहली बार मेरे दोस्त थे कार में, ए.आर. रहमान का कर लगान का गाना आए थे, कैसेट आए थे, मुझे सुनिए जरा, मैंने बात सुना, रिएक्ट कीजिए, मुझसे बोले दोस्त, मैंने कहा कोशिश की जा रही है फोक जैसी, लेकिन है नहीं। तो कोशिश नहीं, तो बिल्कुल अच्छी कोशिश है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब गुलजार साहब वो बना रहे थे मीरा, तो फिल्म तो फोटो शूट हुआ था, हेमा मालिनी कर रही थी उसमें मेन रोल, तो मैंने देखा फोटो, मीरा जो है हाथ में एक तारा है, और उनके जो नाखून थे उस पर लंबे थे और नेल पॉलिश लगा हुआ था। अरे भाई कम से कम नाखून कटवा लेते आप, मीरा नेल पॉलिश लगा हुआ, तारा हो जा रही है। एक्चुअली ये जो हमारा फोक म्यूजिक है, फोक लिरिक्स है, इसमें यही चीज होती है कि आप गाना तो लिख देते हैं फोक ट्यून के ऊपर, लेकिन वो चुगली करता है, वो लगता है कि वो मॉडल जो है वो घास का पूला जैसा किसान वो है नहीं। लेकिन तो ये खूबी थी कि उनके जो लिरिक्स हैं कि तोला का बतावे संगी कैसे दुनिया के ये हाल, तोला का बतावे, तोड़ के भैया ऊंचा महल बनावे, भैया ऊंचा महल बनावे, 100 धनवान बनाने, एक धनवान बनाने को 100 निर्धन बन जावे, कैसे दुनिया का हाल तोला का बताए। तो ये जदीद ख्याल है। जब तुर्कमान गेट वो हुआ था भोपाल अपना दिल्ली में, तो वहाँ बुलडोजर वगैरह चले थे, संजय गांधी अगेंस्ट ही गाना लिखा था, जो कि बिल्कुल वाजिब था, मुनासिब था। तो लेकिन आप बोल देखिए, आपको ये जदीद ख्याल है, 100 जन झोपड़ तोड़ के भैया ऊंचा महल बनाए, बनाने को 100 निर्धन बन जाए। आज भी वही हो रहा है, आज भी बिल्कुल बहुत ज्यादा शिद्दत से हो रहा है कि 2-4 लोगों को अमीर बनाया जा रहा है, और बाकी जो है पूरी जनता जो है वो गुर्बत में, और ज्यादा गुर्बत में है। जी। तो ये जो म्यूजिक, लिरिक्स, लैंग्वेज, फोक जो जमीनी जो उसका जो एहसास है, उसकी समझ जो है वो जो हबीब साहब से मिली, जो टेक्निकल फिनिश, वेस्टर्न स्टाइल जो रहा थिएटर का, तो एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, और एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, इम्प्रेशनिज्म क्या होता है, सोरियलिज्म क्या होता है, इस सब की समझ या तो मुझे मिस्टर सैमसन से मिली थी सड़क पे चलते हुए, उनसे सीखा था, या मिस्टर अलकाज़ी से। तो इन दोनों को मैं फिर बाद में मेरे हर प्ले में ये सब चीजें काम आती है। आपका जो मास्टरपीस है एक प्ले, एक रुका हुआ फैसला, जो आज भी एक रेफरेंस है कि इतनी जबरदस्त एक्टिंग, इतना गठा हुआ डिजाइन और स्टेज मूवमेंट आपने उसमें रखा था कि एक एक चीज, यानी एक सेकंड क्या, हाफ सेकंड के लिए भी कोई दर्शक अपनी नजर नहीं घुमा सकता था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि तमाम कलाकार जो थे सब डिजाइंड एक्टर थे, वो के रैना हो या आपके छोटे भाई अनु कपूर हो, ये तमाम लोग, इन लोगों ने काम किया। उसका थोड़ा सा तजुर्बा कैसा रहा, जरा उसके बारे में हमें बताइए। वो ये था
कि मैंने प्ले पढ़ा था, ये मेरे पास स्क्रिप्ट थी, मेरा था कभी करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार मैं ओमपुरी से, ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ओमपुरी बम्बई से दिल्ली आए थे, कहने यार को प्ले करो हमारे साथ मुंबई में। तो मैंने कहा कि ये है, प्ले कर सकता हूँ। उनके पास कहते हैं नसीर है और अमोल पालेकर है और बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने सब नाम लिए, तो क्या सब की ने करने का। मैं कहा अच्छा ठीक है, ये प्ले देखिए। तो वो लेके चले गए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल से हुआ करता था। तो फिर चिट्ठी आ गई उनकी या टेलीग्राम आ गया कि मुझे फोन करो। फोन किया उनको, कहने यार ये सब लोग राजी हो गए करने के लिए और तुम ही प्ले करना है। उस वक्त मैं कलकत्ते आने वाला था, मेरा रिजर्वेशन था कलकत्ते का। कुछ ऐसा हुआ एनएसडी में कि एक थोड़ी सी मतलब कड़वाहट आ गई कि चुन चुन के लोग एक्टर्स को निकाला जाने लगा। अच्छा, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। तो बहुत तकलीफ हुई, सबने कोई रिजाइन कर रहा है। सबसे पहले आदमी मैं था जिससे रिजाइन करके निकला था। और बाकी ओम शिवपुरी भी उसी जमाने के थे? हाँ, ओम शिवपुरी तब बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे। मैंने उनको मैंने दिल्ली में उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने दिल्ली पहुंचने से पहले ही वो नहीं, एक आध बार मुलाकात शायद, फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। फिर बॉम्बे में मेरी मुलाकात हुई उनसे, सुधा जी से भी हुई। हाँ सब। तो उस वक्त उन्होंने ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो अन्याय हो रहा है एक्टर्स के साथ, उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, या ऐसे हालात बना दिए जा रहे हैं कि उनको रिजाइन करना पड़े, या मतलब मांगा जाए या उनको मजबूर कर दिया जाए। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो कलकत्ते का टिकट था मेरा राजधानी का, वो मैंने कैंसिल कराया और मैंने उनको पुरी साहब को फौरन टेलीग्राम किया, कोई जिसके भेजी लौटती डाक से, वो आई। मैंने कहा हम जो कलाकार हैं, हम अपनी बात, अपना प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो काम के माध्यम से कर सकते हैं, काम के मार्फत कर सकते हैं। तो मैंने कहा प्ले करता हूँ दिल्ली में, सिर्फ ये बताने के लिए कि टैलेंट रेपेट्री में है, रेपेट्री में या बाहर है। तो एक अच्छा खासा तमाशा हो गया, बहुत कंट्रोवर्सी शुरू। और मैंने जो एक्टर चुने, जो मुझसे सीनियर लोग हैं, हम कह रहे हैं मुझसे सीनियर, एसएम जहीर सीनियर, अजीज कुरैशी मुझसे सीनियर, मुझसे सीनियर। तो लेकिन मेरा उससे पहले 4-5 प्लेस मेरे हिट देख चुके थे, और सिर्फ हिट में उसके जो क्वालिटी थी वो लोग देख चुके थे। तो मैंने किसी से भी कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्ले में काम करें, बिल्कुल बिना 1 सेकंड की देरी के सब ने हाँ कह दिया और हमने प्ले रिहर्सल शुरू कर दिया। मैं एडेप्टेशन शुरू किया, तब तक स्क्रिप्ट आ गई और हम लोग रिहर्सल शुरू कर दी। और उस बीच में ये कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो इंडिया टुडे में अनीता कॉल, इंडिया टुडे में इंग्लिश में होती थी, वो एक पूरे पेज का कि ये प्ले करने के पीछे रीजन क्या है। ये था हमारा प्रोटेस्ट कि हमारे साथ, हमारे इन एक्टर्स के साथ अन्याय हुआ है, और हम ही बताना चाहते हैं कि टैलेंट रेपेट्री में है या टैलेंट बाहर निकाला जा चुका है। तो ये एक मिशन सा था मेरे लिए, और उसमें बहुत मजेदार भी एनेक्डोट्स उसके हैं। फिर साहब देखने के लिए आए, इसका शो हुआ, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम इसको बॉम्बे बुलाएंगे। फिर उन्होंने बॉम्बे बुलाया, तो बॉम्बे में शो हुआ, सुपर डुपर हिट, एक्स्ट्रा शो करना पड़ा 2-4 दोस्त, और इंडस्ट्री का कौन नहीं था जो देखने नहीं आया। उसके बाद जावेद साहब मुझे, मेरे जावेद अख्तर, आपके लिए बहुत देर से ढूंढ रहा, कहाँ थे आप, आपके लिए जाए, फौरन से कांटेक्ट कीजिए, वो चाहते हैं कि वो प्रोड्यूस करेंगे इसी फिल्म को, आप ही डायरेक्ट करेंगे, और यही कास्ट लेके। फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गई। फिर उसके बाद बासुदा का भी ऑफर था, लेकिन बासुदा का ये था कि भाई डायरेक्शन में तो उनका नाम जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। वो हालात ऐसे हुए, फिर बासुदा ने बनाई, और वो मैंने तो शर्त रख दी थी कि एक्टर आपको वही लेने पड़ेंगे जो मेरे थे, तभी दूंगा राइट्स आपको। तो दो एक्टर बदल गए थे, डेट्स की प्रॉब्लम। उनमें से एक रामगोपाल बजाज जी थे, बज्जू भाई, और दूसरे थे नागपाल। उन्होंने वो कमिट कर लिया था, हम लोग सीरियल शुरू हुआ था। ये 2, फिर एक हमारा दीपक काजिर है, उसने एक रोल किया था बज्जू भाई वाला, और एक और एक्टर वो लेके आए बासुदा, सुबीराज, बड़े अच्छे इंसान थे,
हाँ तो लेकिन उन्होंने अच्छा किया, और फिर इस तरह से 26 दिन में हमारी शूटिंग खत्म हुई। और ये एक चैप्टर, एक रुका हुआ फैसला का। और एक रुका हुआ फैसला ने, एक्चुअली सच बताऊं आपको, एक रुका हुआ फैसला का पहला शो हमने कलकत्ता में ओपन किया था, आपके कलकत्ते में। अच्छा। खुशीद को पता होगा या राशिद भाई को पता होगा, उनको पता होगा। तो ये संगीत कला मंदिर के फेस्टिवल में हुआ था, और इसमें हाँ, तो पहला शो वही हुआ था इसका। मैंने तीन प्ले देखे आया था उस फेस्टिवल में। एक था एक घोड़ा छह सवार, उसका भी पहला शो वही हुआ था जी। एक रुका फैसला का भी पहला शो वही हुआ था। और एक और प्ले था, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट नहीं किया था, वीके सॉरी रवि शर्मा मेरा जूनियर था एक साल एलएसजी में, बाद में उसकी डेथ हो गई, उसने डायरेक्ट किया था। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के ये एक रुका हुआ फैसला एक प्रोटेस्ट था, और बहुत कामयाब था, और काफी चर्चा हुई, हाँ काफी चर्चा हुई उसकी। और जिन्होंने प्ले देखा हुआ है स्टेज के ऊपर, उनको फिल्म अच्छी नहीं लगी, इतना बता। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत कामयाब शो रहा है एक रुका हुआ फैसला जो स्टेज हुआ है, कि उसमें दर्शक की निगाह एक हाफ सेकंड और क्वार्टर मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं आती थी, बिल्कुल इतना। यही मेरे हर नाटक में मैंने फिर यही चीज की है। वो जो मैंने बात बताई ना कि जो कॉम्पैक्टनेस है वो मिस्टर अलकाजी से सीखी है। वो लूजनेस जो हबीब साहब की थी वो मेरे प्ले में नजर नहीं आएगी। मेरे प्ले मेरे स्टाइल ही अलग है। मेरे एक्टर्स जो हैं, मेरे एक्टर जब मैं बोलूंगा तभी वो पॉज लेंगे, वरना बहुत से एक्टर होते हैं ना उनको छोड़ दो, अपने लंबे लंबे पॉजेज लेते हैं। नहीं, पॉजेज हो गए तो जरूरत हो तो ना, पेस जो है, पेस बहुत जरूरी है। और मतलब रियलिज्म भी जो है रिलीफ ही है ना। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप रियलिस्टिकली अगर आप पूरा देखने जाए तो हो सकता है वैसा ना बोले, लेकिन नहीं, मैं अपने ढंग से करता हूँ, मेरा रियलिज्म अपने ढंग से मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ, अपने ढंग से प्रेजेंट। आपका एक प्ले है जो वो काफी मशहूर हुआ था, जनपथ किस, मुझे याद है कि उसमें एक लड़का एक लड़की को रास्ते में किस करता है, और उस सीन को खबर अखबार में फैल जाती है। तो उस सीन को आपने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया था कि ऊपर से पूरा एक स्क्रीन नीचे आता है, जो अखबार बना हुआ पूरा एक स्क्रीन नीचे आता है, और वो लड़के लड़की बीच में है, यानी ऐसा लगता है जैसे पूरी एक अखबार को किसी ने खोल दिया हो स्टेज पर, और तो तस्वीर छपी हुई है, उसमें हेडलाइन भी होती थी ना, डेयरिंग किस जनपथ। जी वो मतलब वो जबरदस्त क्रिएशन मैं मानता हूँ उसे स्टेज। अरे भाई, वो मेरे सांप छछूंदर वाली हालत हो गई थी मेरी जनपथ किस में। श्रीराम सेंटर की जो मालकिन थी पन्ना जी, वो काफी दिनों, हाँ तो मेरी काफी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे उन दिनों, हमारे लिए क्यों नहीं प्ले करते हो, हमारे लिए क्यों नहीं प्ले करते हो। तो 91 की बात बता रहे हैं, 90। तो मैंने कहा अच्छा मैं करूंगा ना, हमारे लिए क्यों नहीं करते हो प्ले। मैंने कहा आपने मुझे कहा नहीं, हम आप कह रहे हैं कीजिए आप। मैंने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। फिर दो चार दिन बाद फिर श्री राम सेंटर ही एक मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ये होती है, मेरा रास्ता भी वहीं से घर से था, शाम को वहां बैठे, फिर वो दिन मिल गई, क्या तुम तय करो ना, मुझे बताओ ना कौन सा प्ले करोगे। मैंने कहा मैं बताऊंगा। उन्हीं दिनों मुझे कुंदन का बुलावा आ गया कि कभी यहाँ कभी ना लिखने के लिए मुझे बम्बई जाना था जी। तो पता लगी मैं बम्बई जा रहा हूँ, तो एक दिन मुझे श्रीनाथ सेंटर में मिल गई कि कब जा रहे हो तुम बम्बई। मैंने सुना, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ परसों। नहीं तो मुझे आज बता के जाओ तुम कौन सा प्ले कर रहे हो जी। तो उनके आने से पहले मैं एक किताब, अंग्रेजी किताब थी, उसका नाम था जनपथ किस। तो वो मैं पढ़ रहा था, उसके पीछे ना बैक पे उसका जिस था खाली ये। तो अच्छा हुआ मैं ये कर दूंगा कि कौन सा प्ले, प्ले नहीं है, मैंने नॉवल है, अखिलेश्वर झा का है, और जनपथ किस का नाम तो बड़ा अच्छा है क्योंकि कैसी है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने ठीक। और मैंने कहा कि एडवांस दिलाओ मुझे आप। ठीक है लो, तो 2,500 रुपये मुझको एडवांस दे दिए साइनिंग में, और मैंने बॉम्बे चला गया। अब ट्रेन से गया था, ऐसा जमाना नहीं था कि हवाई जहाज से जाए हम लोग, छोटी सी फिल्म थी, कभी यहाँ कभी ना। तो ट्रेन में मैंने पढ़ा
तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बेसिक आइडिया अच्छा लगा था, लेकिन नॉवल में जो है ना, उसमें मुझको कुछ कैची नहीं था, बहुत ही नाटकीयता नहीं थी जिस उसमें। तो मैंने वहां पहुंच के, जब दिल्ली में बॉम्बे पहुंच गया, मैं अपने काम में लग गया स्क्रिप्ट लिखने में। ये कभी ना कभी ना। तो अच्छा, तीसरे दिन फोन आया मेरे पास रात को कि वो पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया। तो कभी शुरू कर दिया काम? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी नहीं किया है। और वो मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं उन्हीं दिनों मुझे पता लगा था कि तेंदुलकर जी ने 2 नए नाटक लिखे हैं। तो मुझे अच्छा, बहुत, मुझे तेंदुलकर जी को मैंने फोन किया कि, तो उन्होंने कहा कि हाँ रंजीत ने लिखे हैं 2 नाटक, तो उनसे मिल लो। उनकी जिन्होंने उनके सभी नाटक, ज्यादातर नाटक उनके अनुवाद किए थे, वसंत देव जी। मैं कहा अच्छा ठीक है, मिल लेता हूँ। तो मैं वसंत देव जी से मिला, उन्होंने वो 2 नाटक मुझे दे दिए। कमाल की शख्सियत थे वसंत देव। और मैं जब गया था उनसे मिलने के लिए, नमस्कार मैंने किया था, और जब 2 घंटे बाद वहां से निकला हूँ तो मैं उनके चरण छू के निकला। ऐसी हस्ती, उनके लिए अलग ही एक श्रद्धा पैदा हुई। तो खैर, तो मैंने उनसे कहा मैं 2 नाटक उनके लिए आया तेंदुलकर जी के, वो छोड़ दीजिए उसको, जनपद किसको। कहते नहीं नहीं, जनपद किसी करोगे तुम? तो मैंने कहा नहीं, तेंदुलकर जी नाटक तो हम तो हमेशा ही करते रहते हैं, वो करते रहे, तुम तो जनपद किसका? मैं समझ नहीं पा रहा क्या 20-25 दिन शॉर्ट टाइम में मैंने यहाँ कभी ना कि मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की। और आया तो बीमार सा थे, बुखार था मुझको। तो दिल्ली पहुंचा हूँ, तो दूसरे दिन मैं श्री राम सेंटर गया, तो ये मिल गई मुझे, स्क्रिप्ट लिख दी। मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं लिखी है साउंड के साथ। मुझे हाथ पकड़ के ले गए ऊपर अपने ऑफिस में, और उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ। और बगल कमरे में उन्होंने मेरा बिस्तर लगवा दिया। उन्होंने कहा अब यहाँ ताला रहेगा, यहाँ से तुम निकल नहीं सकते जब तक तुम, क्योंकि डेट फिक्स कर दी थी उन्होंने प्ले की। अच्छा, 14 दिन रह गए शो में, और मेरे एक लाइन मैंने नहीं लिखी थी 14 दिन। तो कल अब यहाँ से निकलोगे नहीं तुम, जो कुछ तुमको यही हम पहुंचा देंगे। जी। अच्छा, पूरा दिन पूरी रात में सोचता रहा, कागज रख के बैठा हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। तो फिर मैंने ये डिवाइस प्ले में नहीं है, ये डिवाइस के एक डिवाइस वो स्टेज पे और वो बात करता है इससे, और वो मैं हमेशा कुछ अच्छी न्यूज की तलाश में रहता हूँ। तो जो जो नॉर्मल है वो न्यूज नहीं बनती है, कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर। तो जैसे आप कल्पना कीजिए कि इधर से एक लड़की चली, एक लड़का खड़ा हुआ है, उधर से एक लड़की चली आ रही है, और नजदीक नजदीक आते हैं और वो उसको किस कर लेता है। वो किस कर लेता है, अभी प्ले शुरू हुए 5 मिनट ही हुए, और किस कर लेता है, और म्यूजिक बढ़ता जाता है, क्रिस्टेंडो पहुंचता है, और ये वो अखबार आ जाता है नीचे, और वो दोनों फ्रेम हो जाते हैं जैसे फ्लैश चमकता है, फेड आउट, क्लैप्स क्लैप्स के ये इतनी पावरफुल। तो अच्छा भाई, अच्छा मुझे तो हैरत हुई थी जब 2014 आपने याद दिलाया मुझे, 14 में जब कलकत्ते आया था, वो पूरा उस सेमिनार में आपने मेरे बारे में जो बोलना शुरू किया, तो मैं हक्का बक्का था कहाँ से रिसर्च करके क्या क्या चीजें निकाल दी थी आपने। और आप तारीफें भी कर रहे थे, मेरे को एम्बैरेसिंग हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा चाह रहा था, और मैंने कहा मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी जो बहुत सी जो बैठे हुए थे जो वहाँ, तो इसलिए भी मैंने इंटरप्ट किया, और मैंने कहा कि चलिए अब करते। तो मैं हैरत में था आपने कहाँ से ढूंढ के मेरे, तो मैं बहुत पूरे प्रोडक्शन की खूबी वही थी कि वो जो फ्रेम जो आपने तैयार किया था, वो मतलब एक ऐसा गिमिक था कि अनएक्सपेक्टेड एक ऑडियंस के लिए। अचानक में उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे उनके हाथ में अखबार आ गया हो। ये इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। और उसमें मजेदार बात ये है राजू भाई, उसमें एक सीन था, मैं लिखा है ना मैंने, जो फिर मैंने 12 दिन में तो मैंने पूरा प्ले लिख दिया। 12वें दिन तो शो था जो मैंने शुरू किया। एक सीन था उसमें, 2 सीन थे बहुत मुश्किल थे। एक सीन था जहां लड़के का बाप
माँ और उसकी बहू, वो है उनके बीच में आपस में कन्वर्सेशन है। तो गाँव, मैं थिएटर का हूँ, पिछले 35 साल में जो मेरा अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि स्टेज पे सेट कम से कम हो, और सजेशन से ही मैं एस्टेब्लिश कर दूं, और मेरा फोकस एक्टर पे ज्यादा है, परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा है। तो उसमें 3 स्पॉट्स है, एक में माँ है लेटी हुई है, और सिर्फ साइक था कि रात का टाइम है, तो माँ लेटी हुई है, उसकी बेटी जो है पैर दबा रही है, इधर एक्सट्रीम कॉर्नर के ऊपर एक लालटेन जल रही है, और वो बहू जो है वो खत लिख रही है, और बीच में जो ससुर है इसका, मतलब बेटे का बाप, वो टेंस होके वो कर रहा है, और यहाँ बहू लिखा, हाँ लिखा, का लिखा, ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक, तो डायलॉग्स मैंने ऐसे लिखे, मेरा जो डायरेक्टर है, मेरा राइटर, उसमें आपस में बड़ा सिंक होता है। मैं जानता हूँ, मैं आखिरी दिन एक दिन पहले मैंने सीन लिखा, कल शो है, आज मैं सीन लिख के उनके, तो मैं लिखा तो इस बात का ध्यान रखा कि एक्टर को याद करने की परेशानी ना हो, और इतना उसको टाइम मिल जाए कि वो उसको कर सके। तो ये जो पॉजेज है, बहू लिखा, हाँ लिखा, का लिखा, ओम श्री गणेशाय नमः, आगे लिखो, माँ का डायलॉग, सदनवा को चिट्ठी लिखवा रहे हो का, हाँ, और नहीं तो बाप को मरे तो 6 बरस हो गए, हाँ, आगे का लिखे, हाँ लिखो। तो ये इस तरह से मैंने डिवाइड किया डाला उसको। तो यहाँ मेरा राइटर जो था वो डायरेक्टर के अंडर काम कर रहा था। अच्छा, अब एक सीन और बचा अजहर भाई, बहुत खतरनाक, प्ले के बीच में था। अच्छा, वो था कि जिस लड़की को ये कर लिया है कि ये स्कैंडल हो गया है लड़की के साथ, तो उसके माँ बाप जो है, वो बॉम्बे की लड़की है, दिल्ली आई हुई थी, नौकरी कर रही थी, तो बॉम्बे से माँ बाप आ जाते हैं, और वो आपस में उनका थोड़ा सा झगड़ा होता है कि मैंने कितना मना किया था इसको मत भेजो दिल्ली, तो अब क्या करना है बोलो, इसी से पूछो, नहीं इससे अब इसको, वो कहती है कि नहीं मैं बाद में आ जाऊंगी। तो नॉवल में ये 3 डायलॉग्स थे सिर्फ, तो ड्रामा ही नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, क्या 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 होगा। एक ही डायलॉग था कि मान्य साहब मैंने कहा था इसको, लड़की को दिल्ली मत भेजो। ये वो बन गया, एक सूत्र मिल गया मुझको यहाँ से, और मैंने एक अजीब सा बहुत ही क्रेजी सीन लिखा। अब लास्ट डे मुझे वही बात काम कर रही है, मेरा डायरेक्टर कह रहा है कि मेरे एक्टर को परेशान मत करो, लिखो ऐसा याद कर ले। तो मैंने ये किया, और ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई ऐसा जो क्राइसिस होता है, माँ बाप एक दूसरे को दोष देते हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं ये तुम्हारी वजह से हुआ, बेटा बिगड़ गया, नहीं तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया, ये सब चीजें होती। तो अब मैंने यहाँ से एक बहुत ही क्रेजी सीन लिखा कि माँ जो है ये शुरू करती है, सीन शुरू होता है, वो रोते हुए कह रही, कितनी बार कहा था मैंने, कितनी बार कहा था, है? सुबह शाम कहती थी, उठते बैठते कहती थी, सोते जागते कहती थी, घर से आते कहती थी, घर से जाते कहती थी, और बड़ी जितना इसके जितनी वो हो सकती है ना परमुटेशन कहती थी, मैं कहती थी, बोलो कहती थी कि नहीं, वो टहलता हुआ बात सुन रहा, टहल रहा, और कहते क्या यहाँ ऑडियंस का पावर है, ये होता है, वो होता है, वो कहता बस आप कहते जी, अब कुछ नहीं सुनूंगा, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूं, क्या मिल गया मुझे सुन के, बचपन में माँ बाप की सुन ली, स्कूल में टीचरों की सुन ली, तुम्हारी सुन ली, सोते चलते सुनता था, उठते बैठते सुनता था, घर से आते सुनता था, घर से जाते सुनता था, सर के बाल नोच के सुनता था, कपड़े फाड़ के सुनता था, मतलब अब पूरा का पूरा जो जितने परमुटेशन सुनने के हो सकते हैं वो होते हैं। सबसे ज्यादा हिट सीन ये शाम को शो है, दिन में 11 बजे मैंने सीन दिया था। जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से हंसने हंसाने का काम आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और ये चीज आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत नजर आती है हमें, खास तौर पे आप इंडियन जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं, उसके डायलेक्ट से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो आप कौवा चला हंस की चाल, ये जो आपका एडेप्टेशन है, या फिर पहली बार कलकत्ते में किया था मैंने शवानंद के साथ, जी कौवा चला, हाँ बहुत कामयाब था, करवाया था जी। और
बिच्छू भी। और एक और प्ले आपने अडेप्ट किया था वो रेन मेकर का, बारिश वाला के नाम से। हाँ, वो वो जो मतलब इसमें अमेरिकन इतनी, अमेरिकन डायरेक्टर के लिए। हाँ, इतनी अच्छी भाषा, इतनी अच्छी जबान, और जो वर्ड्स आपने जो यूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और वही कामयाबी का एक ये होता है। तो ये आपके अंदर का जो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो कैसे, किस तरह से आया? हंसने मैं हंसाने का ज़ौक आपके अंदर कब पैदा हुआ? ये लखनऊ का असर या भोपाल में उन बचपन की शरारतों का असर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो एक ब्लैक ह्यूमर है, ये बचपन से फादर के थिएटर कंपनी से यहाँ से थोड़ा थोड़ा उसका असर मुझ पर आ गया था। फिर ऊपर से जब मैंने चेखव को पढ़ा, तो अच्छा। चेखव मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कोई राइटर है दुनिया में, वो चेखव है। चेखव की जो विशेषता है कहानियों के खास तौर पे, नॉवल में उतने, नॉवल भी, प्लेस भी उनके कमाल के हैं, मतलब नेचुरलिस्टिक प्ले, लेकिन कहानियां उनकी जो है उनमें जो ग्रेटनेस है कि वो किसी को नहीं बख्शते। वो डॉक्टर थे और उसमें अपने किरदारों के लिए उनका जो डिटैच्ड एक वो है, डिटैचमेंट है, वो कमाल है। वो किसी को नहीं बख्शते। और जो भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं शुरू में हंसाते लगते हैं या उन पे हंसी आती है। यहाँ तक कि जब अंकल वानिया प्ले करने लगे तो उसमें कॉमेडी, तो कॉमेडी अंकल वानिया कॉमेडी तो कहीं से नहीं लगती, बड़ा सीरियस प्ले लगता है, लेकिन मैंने बार बार ये कॉमेडी क्यों कह रहे हैं, शेखर ने इसको कॉमेडी क्यों डिक्लेयर किया हुआ। उनका ये कहना था कि अगर आप अपने वक्त के साथ नहीं चलते हैं, आप अगर पास जो चेंज है उसको नहीं देख पा रहे हो, अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप हंसी के पात्र हैं जी। तो ये उनकी जो खासियत थी, ये जो उनका पर्सपेक्टिव था चेखव का, डिटैचमेंट है उनका, वो किसी को बख्शते नहीं है। लेकिन उनकी एक और जो ये थी कि जब लिखते हैं वो किसी चरित्र के बारे में सब कुछ है, तो उसको उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, और लगता है बहुत ही कैरेक्टर है, लेकिन अंत तक आते आते उसको जो ग्रेस दे देते हैं उस तो अचानक उसमें उनकी जो मानवीय संवेदना है, उनकी जो ह्यूमन वो जाहिर होता है। तो वो मेरे आदर्श रहे हैं अपना चेखव। तो इसलिए, और बचपन से मैंने अजहर भाई उर्दू मैंने बचपन की थी अपने। मैं सोचिए क्लास में पढ़ता था, तो हम चूड़ी वाले मन्नू खान चचा भोपाल में उनके घर में रहा करते थे, तो उनका बेटा था मुश्ताक, उस दूसरी क्लास में, उसको उर्दू में पढ़ाया करता था, 5 रुपए महीने करते थे उसको। तो उर्दू, तो वो जमाना था, तो उर्दू में मेरी माँ से पतरस के मज़ामीन, करीर कपूर, हिजाब इम्तियाज अली ताज, ये तो और मतलब ये मेरी स्टेबल डाइट थी। और ये यहाँ से बता रहा हूँ, 4वीं 5वीं क्लास से ये सब चीजें पढ़ के मुझे समझ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी छूत तो लगी ना, जो उसका वायरस जो है जरासीम, जो कहने के बाद में काम आए। अच्छा, अनीस आज़मी साहब हिंदी में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रवीना त्यागी, इनका मैं बस बड़ा फैन रहा हूँ, तो इनसे ये समझ मिली। और बाद में आते आते सबसे बड़े जिनका फैन हो गया, या तो पहले श्रीलाल शुक्ल थे, या फिर लास्ट ये थे डॉक्टर मनोज श्याम जोशी। अगर मेरे को आदर्श, अगर मेरे को राइटर के काश मैं इन जैसा लिख सकूं, वो मनोज श्याम जोशी। अच्छा, अनीस साहब आपका बड़ा जिक्र करते हैं, अनीस आज़मी, वो दिल्ली वाले। जी, उनसे पता चला कि आपने उर्दू एकेडमी के लिए भी एक प्ले किया था, दिल्ली उर्दू एकेडमी के लिए, धुएं के आंचल। अजहर भाई, मेरे हर प्ले के साथ कहीं ना कहीं कोई एनेक्डोट अजीब सा जुड़ा हुआ है। अनीस आज़मी जो थे, सेक्रेटरी थे उर्दू एकेडमी के, आपको प्ले करना है। अरे मुझे मतलब मैं तो तैयारी बैठा रहता था, यहाँ मैं करूँगा, तो उर्दू का होना चाहिए प्ले। मैंने कहा ठीक है। तो उसके कुछ 2-3 साल पहले मैंने उर्दू एकेडमी भोपाल के लिए मैंने किया था ना, एक
रुस्तम सोहराब, आगा अशरफ। रुस्तम सोहराब, अच्छा। उन्हीं दिनों मुझसे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा, उनका नाम क्या था जो सेक्रेटरी थे उर्दू एकेडमी के, उन्होंने कहा कि हाँ राइटर हैं इस्माइल यूसुफ, और वो बेचारे राइट है, काफी उन्होंने नाटक लिखे हैं, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका आज तक कोई नाटक हुआ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि चलिए उनका मिलते हैं, पीरियड पे रहते थे, तो मैं उनके साथ ही गया। मंजूर साहब शायद साथ में थे मेरे। तो उन्होंने कहा जी मैंने उर्दू में लिखे, मेरी जो वो है ना देवनागरी में, उर्दू में पढ़ लेता हूँ, मुझे दे दीजिए। तो उनके सारे प्लेस गया, उन्हें एक प्ले मुझको ऐसा लगा कि ये प्ले किया जा सकता है, तो उसका नाम था धुएं के आंचल। धुएं के आंचल किया, उसमें राजीव बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुए थे, राजीव वर्मा, तो वही राजीव वर्मा, हाँ भोपाल के, तो भोपाल उसमें काम किया करते थे, नौकरी क्या करते थे, आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के शायद उसके अंदर थे, तो बहुत एक्टर थे। तो मैंने रुस्तम सोहराब में एक रोल सत्यन कुमार जो राइटर थे वो कर रहे थे, और सोहराब का रोल राजीव कर रहे थे। मैंने एक प्ले और करता है, वहाँ के और लोकल टैलेंट था, उनके साथ मिलकर वो प्ले किया, बहुत अच्छा हुआ, और इतना कामयाब हुआ। और उनके जो ज़ईफ थे यूसुफ साहब, इब्राहिम यूसुफ, तो बाद में उनको उर्दू एकेडमी गालिब उसमें उनको अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, ये आप भोपाल के उर्दू एकेडमी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अब ये प्ले जब ये तो आपने दिल्ली, जब मैं उनको इस्माइल यूसुफ साहब को, अच्छा इस्माइल यूसुफ साहब, दिल्ली एकेडमी उर्दू एकेडमी ने उनको अवार्ड दिया था। अच्छा। तो मैंने ये तय किया कि जो अनीस भाई ने मुझसे कहा, अनीस साहब ने कि आपको रंजीत भाई ये प्ले करना है, कोई प्ले करना है उर्दू में, मैंने कहा ठीक है मैं वो कर देता हूँ, जो मैंने किया था 3-4 साल, तो ठीक कर। तो मैंने ढूंढी स्क्रिप्ट, तो उसके मुझे 26 पेज मिले, आगे के मिल नहीं रहे, धुएं के आंचल के। तो मैंने मंजूर भाई को कहा, और उस जमाने मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, वहीं से ट्रंक कॉल करके किस तरह से वो करके उनसे कहा कि मुझको वो स्क्रिप्ट भेज दीजिए धुएं के आंचल की। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने जितने मेरे पास स्क्रिप्ट थी, हम लोगों ने वहाँ शंकर मार्केट के ऊपर छत के ऊपर हमने ब्लॉक कर दिया, रिहर्सल रेडी इतना हो गया। अब आगे की स्क्रिप्ट का इंतजार था। 1-2-3 दिन के बाद वो स्क्रिप्ट आ गई, पार्सल आया, खोला, उसमें वही 26 पेज जो मेरे पास ऑलरेडी थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहते हुए मंजूर भाई से पूछा, था मंजूर भाई ने कहा मेरे पास तो यही थे भैया, आगे मिल नहीं रहे उस आगे, अब क्या करें। मेरी कास्ट में मेरे बहुत ही क्लोज जो है, मेरे सबसे क्लोज है, जो मेरे साथ हर प्ले में, हर जिंदगी के मरहले में हमेशा मेरा साथ दिया जिस शख्स ने, वो है अमिताभ श्रीवास्तव, बॉबी। हाँ बॉबी, क्या करें, क्या करें, प्ले बदलना पड़ेगा, कौन सा करें, वो आपने कुछ करिए ना। तो मैंने एक सीरियल लिखा था जिसका नाम था रास्ता, वो प्ले जो था गोगोल का, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जनरल। हाँ, तो उसके लिखी हुई थी, मैंने कहा वही रेडी पड़ी है, चलो उसको मैं प्ले में डाल देता हूँ। तो उल्टा था, प्ले था उसका सीरियल बनाया था, अब सीरियल का वापस प्ले बनाया कर दिया। लेकिन बॉबी ने कहा उनको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है अनीस साहब को। मैंने अच्छा ठीक है, बोलो वो फोन कर। दूसरे दिन शाम को आ गए, छत के ऊपर आ गए, मैं उनको तक ले गया। मैंने कहा भाई दिक्कत ये, मैं प्ले चेंज कर रहा हूँ, अब जो है वो उसके पेजेस नहीं मिल रहे। हम तो सारे अखबारों में हमारे जो कार्ड गए हुए हैं, इनविटेशन कार्ड्स, उसमें तो धुएं कहाँ चली छपा हुआ है, और राइटर का नाम यूसुफ है। उनका उन्हीं का नाम जाने दो, प्ले का नाम भी वही जाने दो, लेकिन स्क्रिप्ट दूसरी। तो प्ले किया, उसका नाम धुएं के आंचल रखा है, लेकिन वो प्ले बदल गया था, और दिया बहुत ही फनी जस्टिफिकेशन दिया। मैंने इसके भेजी है इनको, क्या नाम, खुर्शीद को। खुर्शीद, अच्छा। भाई आप लोग जो है सस्ता से प्ले, उसमें स्टेज पे बेयर स्टेज है अजहर भाई, जी हाँ, एक्टर के लिए मजेदार प्ले, जयपुर की रास्ता, और उसमें सवाल का भी आपको बहुत मजा आया। वो प्ले हुआ, बहुत कामयाब हुआ, बहुत हिट हुआ,
लेकिन ये पिछली जो बैक स्टोरी है, जो नहीं जानता कोई भी, वो हम ही लोग जानते हैं एक्टर्स, ये अनीस अनीस भाई जानते हैं। अच्छा, आपका तीसरा दौर जो है फिल्मों में आकर जो आपने काम किया, फिल्मों के लिए एक से एक फिल्म, जैसे कि जाने भी दो यारों और मोहन जोशी हाजिर हों, ये हम लोग जिस जमाने में क्लास 10-11 में पढ़ा करते थे, उस जमाने की फिल्में हैं। घर से छुप छुपा कर भाग कर फिल्में देखते थे। बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छा। थोड़ा सा फिल्मों में आपने कब कैसे लिखना शुरू किया फिल्मों के लिए? मैं देखिए, फिल्म से मेरा जो जो राब्ता हुआ वो एक अजीब ही ढंग से हुआ। मेरी जिंदगी में हर चीज बड़े अजीब ढंग से हुई है। जी। तो जब मैंने 77 में मैंने इसको ये किया, बेगम का तकिया, तो मेरे एक दोस्त थे जो दिल्ली बेस्ड थे, उनकी दोस्ती उनसे पहले हो गई थी, वो FTI के थे, और ये लोग एक ही बैच के थे, विधु विनोद चोपड़ा, कुंदन शाह, मिर्जा और रेणु सलूजा और अशोक आहूजा, ये लोग सब एक ही बैच के थे। लेकिन ये दिल्ली, ये लोग बाकी लोग बॉम्बे रहते थे। तो ये प्ले देखने आया तो उसको इतना अच्छा लगा, उसने कहा जी मैं इस पर फिल्म बनाना चाहूंगा। मैंने कहा बनाओ, मुझे राइटर से मिलवा दो। चल चलो बॉम्बे, हम लोग बॉम्बे आए दोनों, मैं उनको लेके गया, पंडित आनंद कुमार राइटर थे, उनको उपन्यासकार, उनसे मिलाया, और उससे मिलाने के बाद फिर मेरे लिए वापस आ गया अपने काम पर। मुझे नहीं पता, 1 साल तक वो उनको दौड़ाते रहे, ना हाँ कहें ना कहें। जी जी। हालत बहुत खराब कर दी मेरे दोस्त की, उन्होंने, अशोक आहूजा की। तो उसका जो कड़वाहट थी, उस पर उन्होंने एक अपनी स्क्रिप्ट और दूसरी स्क्रिप्ट डाली, इसका नाम उन्होंने आधार। मुझे सुनाई तो मैंने कहा बहुत अच्छी है, मतलब वो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली ना, जो उन पर बीता था, वो उसमें उन्होंने कर दी, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी। बाद में जब फिल्म बन गई तो बेस्ट फर्स्ट फिल्म ऑफ द डायरेक्टर उसको स्वर्ण कमल मिला, बेस्ट फिल्म वो मिला, स्वर्ण पदक। तो खैर कहा उन्होंने कि इसको मैं म्यूजिक भी चाहता हूँ, ऐसा लगे। बेसिक कहानी ये थी कि एक डायरेक्टर है जो कि FTI से निकला है, उसके कई ख्वाब है, कई उसके उसूल है, कई उसके आदर्श है, वो करना चाहता है, फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए कभी वो एड फिल्म बना रहा है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो वो ये फिल्म बनाना चाहता है एक, तो इसके लिए वो राइटर को बना दिया, ये कर दिया। अब जो बीती थी वो उसी में हो रही है कि उस फिल्म को बनाने के प्रोसेस में उन पर क्या बीती। वो ये भी कर रहा है कि एक कमर्शियल फिल्म बनाना चाहता है, तो उसके अब मेरे लिए उन्होंने कहा म्यूजिक तुम इसका तुम करोगे। म्यूजिक, अरे म्यूजिक में ऐसा ठीक था, लेकिन मैं फिल्म का म्यूजिक मुझे कभी तजुर्बा ही नहीं था। लेकिन कभी मैं वो था, मैं बहुत क्या कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, आदमी जब होता है ना तो बड़ा लीडर होता है, तो मैं लीडर मैंने ठीक है करते हैं। तो मैंने म्यूजिक कंपोज किया, उसका गाने भी मैंने लिखे, लिरिक्स 6 गाने, 5 गाने 6 गाने। अब तो ये भी था कि इसके तो पैसे दे नहीं पाऊंगा, थोड़े से दे दूंगा, ठीक है। तो 5 गाने थे, तो मुझे 500 रुपए मिले जी, ये दिल्ली में कंपोज किया। उसके बाद जाके बॉम्बे में रिकॉर्ड करने थे, तो पहली बार ये एक अरेंजर होता है, तो अरेंजर से मिले, तो उत्तम सिंह, बहुत बाद में उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई फिर तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से मेरा जो जुड़ाव हुआ वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद उसी दौरान इन लोगों सबसे दोस्ती भी हो गई, और तो फिर बाद में फिर कुंदन ने जाने उदय यारों के लिए मुझे अप्रोच किया, मैं बॉम्बे दिल्ली में ही था, फिर दिल्ली आया वो, फिर मैंने जाने उदय यारों के लिए हाँ किया। मैंने कह दिया था मुझे पसंद आएगी तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। मुझे पसंद आ गई, मैं लिखूंगा। हर एक फिल्म, हर एक प्ले, उसके पीछे कोई ना कोई एक लंबी कहानी है, मजेदार कहानी है। कभी कलकत्ता आऊंगा तो फिर आपको बड़ी तफसील से जी जी। आपकी बातचीत सुनकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं कमेंट्स में नाम नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक कमेंट है
एनएसडी रिपर्टरी का सबसे कामयाब प्ले रंजीत भाई का बेगम का तकिया था, जिसको इस खाकसार ने 28 बार देखा था। ये अनीस साहब ने लिखा है शायद। ओ शायद जी हाँ। विनोद दुआरे ने तो 50 बार देखा था। और उसने इंडिया टुडे में कहा था कि अगर वो 555 बार होता तो मैं 555 बार देखता। मुझे डायलॉग याद नहीं थे, मुझे कुछ भी याद नहीं था। विनोद दुआ को अभी भी बैकवर्ड पूरी स्क्रिप्ट याद है, इंक्लूडिंग सॉन्ग्स। तो बहुत कामयाब प्ले हुआ और उसने नया एक ट्रेंड शुरू किया, जो वो भी मेरी खुंदक थी। उससे पहले जो था हमारे रेपेटिटिव प्ले होते थे, ऑडियंस नहीं आती थी अजहर भाई जी, तो कुर्सियां खाली होती थी और कमानी थिएटर होता था, वहां कारें लगी होती थी, बड़ी हसद होती थी अंग्रेजी थिएटर वालों से, यार ये कारें खड़ी रहती। तो जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने कहा यार ये कारें जो है ना इधर लगवानी है, इधर पार्क करनी। वही हुआ, बेगम का तकिया की शुरुआत हुई। एक तूफान आ गया अचानक उस प्ले में। जो एक आवाम के जो लोग हैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले, बुरखे आने लगे, मतलब क्योंकि इतना मशहूर हो गया वो प्ले, मशहूर हो गया जी। मैं वो भी अलग किस्सा सुनाऊंगा जब मैं उनसे मिला, शाही इमाम से मिला था। जी जी। तो वहीं से मुझको जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी जो टेंशन शुरू हुई वो उसी हादसे की वजह से हुई, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत खूबसूरत था कि मैंने उनको कर लिया था वो प्ले देखने के लिए। जब सुबह सुबह तो मैंने उनसे कहा जी ऐसा ऐसा प्ले में चाहता हूँ, आप एक मरतबा प्ले देखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा था कपूर साहब मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम की रूह से जो है ये म्यूजिक ये जो है ये हराम है। बात ही खत्म हो गई। मैं अच्छा ठीक है, नाउमीद उठा, इसी नॉवेल के 4 लाइनें आपकी नजर करते जा रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है, अकेला है तू अगर गिरा हुआ नहीं है, खड़ा है, अकेला है तो क्या हुआ, अगर तूने अपने लिए ईमान चुना है तो चुनने के लिए और तेरे पास है भी क्या, और ईमान वाले के साथ सिर्फ अल्लाह होता है और अल्लाह भी अकेला है। बैठी हुई है, बैठी है। फिर कहने लगे अच्छा अगर मैं मतलब मैं मुझसे पहले 2-3 नुमाइंदों को भेज दूं जो आपका नाटक देखें, आके उसमें लगे काबिल एतराज कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं, तो मुझे मालूम है कुछ भी काबिल एतराज नहीं है, ये आपसे यही कहेंगे कि आइए देख लें के लिए। लेकिन जब मैं आया तो हमारे चीफ ने कहा आप, मैंने सुना आप वहां गए हुए थे। मैं हाँ क्यों गए हुए थे, क्यों गए, मैं किसी को इन्वाइट करने गया था, मेरे और आपको कोई हक नहीं है। क्यों, मेरा प्ले मेरा मेरा क्यों हक नहीं है, ये मेरा राइट है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और मैंने वहीं से मेरा जो है ना ये यहाँ से जो उसका जो कल्बिनेशन हुआ तो बाद में रिजाइन कर दिया। तो ये एक जो ये जो एक तंग नजरी है, तो है इस कदर नैरो माइंडेड है ये लोग सब कुछ। तो मैंने ये क्या चक्कर है, खैर तो लेकिन जब हवा फैली इस बात की तो सबकी पता लग गया सबको, तो जो औरतें आने लगी बुरखों 20-25 बुरखों में, तो ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जिसे हम कहेंगे कि ऑडियंस के हिसाब से जी, ऑडियंस मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, सुप्रीम। और मुझे एलिट ऑडियंस मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, मुझे कॉमन मैन मानिए जो ब्रोशर छपा था उसमें हमारे एक्ट्रेस की फोटो छपी थी, तो वहां मंडी हाउस के जो ऑटो वाले थे वो ब्रोशर ले, सब लोग टिकट लेकर देखने आते थे, जो ऑटो वाले भी, और उन्होंने उसमें से काट के तस्वीरें जो थी ना वो जो छपी हुई थी ऑटो में लगाई हुई थी, अंदर लगाई हुई थी। बहुत बड़ी बात है, मास अपील उसमें हुई और एक नई ऑडियंस बनी, मतलब एक ट्रेंड सेटर थी। तो अगर अनीस भाई ये बोल रहे हैं बात तो उनको याद होगा अच्छी तरह से, तो उससे पहले तक एनएसडी के ऑडियंस कितनी हुआ करती थी और इसके बाद रेवोल्यूशन हो गई। फिर इस प्ले और हैरत की बात मैंने बहुत ही एक दूसरा प्ले किया जो गंभीर नाटक था, बहुत ही सीरियस, वो था मुख्यमंत्री। वो
मेहनत होगी अजहर साहब, वो बेगम का तकिया से भी ज्यादा हिट हुआ। और कौन सिवाय जगजीवन राम, इंदिरा जी और 2-3 और लोग जो नहीं आया। और तो और दोनों रेजिम्स में तो भी सब मिनिस्टर आते थे, और जब सरकार बदल गई तो भी सब आते थे, सब बड़ा खुशी हुआ करती। आज इतने राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, आज इतने जो है आज 20 सीटें रोक दी, आज इतने संसद सदस्य आ रहे हैं, आज आज इतने 40 जो है ना ये बार एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं। तो उससे ये 2 नाटकों ने अचानक दिल्ली थिएटर में एक ये इसे कहते हैं कि एक माइलस्टोन साबित हो गए, और बिल्कुल ट्रेंड्स चला वहां से। अच्छा, बेगम का तकिया के प्ले पे एक कमेंट आया है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किन साहब का है, लिखा है कि बेगम का तकिया का राजेश विवेक का रोल एज इट इज जुनून फिल्म में श्याम बेनेगल साहब ने रखा था। जी उठा लिया। क्या है, उस वक्त तक मैं तो दिल्ली बेस्ड था, तो ये लोग जब भी आते थे, श्याम बेनेगल या गोविंद निहलानी, अमरीश पुरी, ये लोग सब मेरे प्ले देखने जरूर आते थे और मुझसे मिलके जाते थे। तो राजेश विवेक किसने ढूंढ के निकाला, बिल्कुल सही है कि राजेश विवेक जो थे उसमें पहली बार उसमें बेगम तकिया में उनको रोल दिया था दरिया शाह, तो उसकी दाढ़ी फकीर बने हुए। तो बाद में जुनून जब मैंने भी देखी तो उसमें फकीर डाला हुआ था, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है पार्ट है वो कैरेक्टर, ऐसा लगता है आफ्टर थॉट, इसलिए वो जेल नहीं करता है जो राजेश कैरेक्टर जुनून में है। यहाँ तो ये कैरेक्टर ये सूत्रधार है, जो फकीर है दरिया शाह सूत्रधार है। तो और ये राजेश विवेक में बहुत ही प्रिय एक्टर थे अजहर भाई, मतलब उनका जाना, छोटे थे, एनएसडी में सीनियर थे लेकिन मुझसे छोटे थे। और ये जो कमेंट जो लिखा है वो अभी उमा ने बताया कि ये सलीम आरिफ साहब ने ये कमेंट लिखा है, बताया है कि सलीम आरिफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं। सलीम बहुत ही प्यारा बच्चा है, और उसने मेरा हमेशा काम मुझे बहुत फॉलो किया है। और बहुत बड़ी बात है कि नई पीढ़ी के लोग अगर मेरे जैसे एक ज़ईफ आदमी को अगर वो अप्रिशिएट करते हैं तो मेरी खुशकिस्मती है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। और ऐसे चीज हुई कि क्या लिखा, मुख्यमंत्री में भी टिकट नहीं मिलते थे, और अटल जी अडवाणी जी हमेशा आते थे। अडवाणी साहब तो मेरे फैन थे, उसके बाद कोई मेरा नाटक नहीं छोड़ते थे। अच्छा, तो ये एक छोटी सी बात बता दूं इसमें कि गोविंद निहलानी, आप तमस देखिएगा, जी वो भी उठा लिए बेगम तकिए से। अच्छा भाई मैंने तो कभी किसी की कोई चीज नहीं उठाई, मैंने पेस्ट नहीं की कभी किसी का, ना चुराया। और तो और मतलब जब ये हुआ एक रुका हुआ फैसला किया, मैं जब भी कोई प्ले करता हूँ जो एडेप्टेशन है, ट्रांसलेशन है, तो हमेशा ऊपर सबसे पहले तो ओरिजिनल प्ले राइट का नाम होता है। तो वासुदा बोले कि यार इसमें स्क्रीन के ऊपर हम उसकी नाम नहीं दे पाएंगे, नहीं, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये होती है, और ये लोग इतना पैसे मांग लेंगे कि हम नहीं दे पाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ ये हो गया था कि मैंने प्ले किया था अजहर साहब का एंटर ए फ्री मैन, तो मैं मुझसे कहा गया प्ले करने के लिए बेंगलोर में, और मुझसे कहा गया आपको 2 प्ले करने हैं, 2 संस्थाएं थी, एक हिंदी में करना है, एक का कन्नड़ में करना है। अच्छा, तो वहाँ के जो राइटर थे उनके वो कन्नड़ में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। मैंने किया, और तो उसमें उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि टॉम स्टोफर्ड का है, आप उनसे परमिशन ले लीजिए, और वो भी बड़े राइटर्स में आदमी थे, उन्होंने नहीं हम तो परमिशन लेके करेंगे। ठीक है, चिट्ठी कुछ दिन बाद बड़े उदास हो गए, क्या हुआ, कहते जी उनके मैनेजर ने इतने पैसे मांग लिए, उसमें 10 पाउंड उस वक्त बहुत महंगा होता था, 10 पाउंड छोटा, कहते हमारे पूरे प्ले का बजट ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो मुझे ये तकलीफ होती थी कि आप किसी जैसे उठा रहे हैं और आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी, जाने भी यारों में एक सीन है,
वो गलती से शूट कर लेते हैं, बंदर के हाथ में आईना है और उसमें उसको फिर उस शॉट को ब्लो अप करते हैं और उसमें करते हैं कि वो पीछे किसी का हाथ है, पिस्तौल है। ये जो ये ओरिजिनल हमारा नहीं था सीन। माइकलएंजेलो एंटोनियोनी की फिल्म थी ब्लो अप। अच्छा, तो हमने देखा हुआ था, तो लगा ठीक है इसको अब इसको हम फनी वे में इस्तेमाल करें, लेकिन है तो एक्नॉलेज करें। कैसे करें, क्योंकि ये हमारे सर का फर्ज है, हम चोरी कर रहे हैं एंटोनियोनी की। है कि वो जब वो पार्क में जाते हैं, जिस पार्क का ये पूरा किस्सा है, उसका पार्क का नाम ही हमने रख दिया एंटोनियोनी पार्क। दे दिया कि भैया हम जो मास्टर है माइकलएंजेलो एंटोनियोनी, उसके नाम पे हमने पार्क का नाम रख दिया। तो अगर ज्यादातर लोग तो पता भी नहीं है सीन हमने कहाँ से लिया है, लेकिन जो समझदार है, जिन्होंने ब्लो अप देखी हुई है, वो जानते हैं, वो ये भी समझ जाएंगे अच्छा ये पार्क का नाम ये देखे इन्होंने उसको एट्रीब्यूट दे दिया है, एक्नॉलेज कर दिया। इनफैक्ट मैं लैपटॉप पे हूँ, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ लेकिन नाम नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैंने अभी एक मोबाइल में लिया है मैंने, और उसमें मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ किन साहब ने क्या क्या लिखा है। जैसे सलीम आरिफ साहब लिख रहे हैं कि रंजीत भाई स्टार डायरेक्टर थे और हैं थे। और अनीस भाई एक और सलीम शुक्रिया सलीम आरिफ। और अनीस आजमी साहब लिख रहे हैं कि राजेश विवेक ने ऐसा ही रोल अंधा युग में भी किया था। रोल अलग, उसमें अश्वत्थामा थे, वो अश्वत्थामा डिफरेंट रोल है, लेकिन ये जो था कितना आइडेंटिकल था। बेगम तकिया का एक नदिया शाह फकीर है, सूफी सेंट है, मतलब सूफी दरवेश टाइप, और वो जुनून में, लेकिन जुनून के अंदर जो उन्होंने किया है ना, वो बहुत ही अवगढ़ किस्म का किया है। अच्छा, बेगम तकिया के अंदर बहुत सोबर, बहुत ही शांत, बहुत ही शालीन। जी। और ये राशिद भाई लिखते हैं कि राजेश का किरदार मुख्यमंत्री में भी जबरदस्त दिखाई दिया है, अदाकारी की उन्होंने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हैं राशिद भाई जी, एसएम राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपने कहाँ देख लिया था ये प्ले, मुख्यमंत्री? राशिद भाई ने देखा है, कहाँ देखा है वो जवाब देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोहन साहब लिख रहे हैं, नरेंद्र मोहन जी 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 नरेंद्र मोहन साहब लिख रहे हैं कि कोर्ट मार्शल के मंचन के बारे में बताइए। कोर्ट मार्शल भी आपका बहुत हिट प्ले था, ये मैं भी जानता हूँ। जी 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 जी। एक मैं बड़ी बिना झूठी मॉडेस्टी की एक बात कहूँ आपसे कि मेरा जितने मैंने प्लेस किए हैं, इक्का दुक्का प्ले जो है वो फ्लॉप तो कोई नहीं हुआ है, कम कामयाब हुए हैं, लेकिन सभी मेरे प्ले जो हिट हुए हैं। और तो क्या हुआ था, मुझको उन दिनों बहुत मेरी खराब हालत थी, अक्सर रहती है, कब खराब नहीं रहती है, मतलब आर्थिक रूप से माली हालत अच्छी नहीं थी। तो मुझे ऑफर बुलाया गया ये दिल्ली का जो है, क्या नाम है, हिंदी कौन सा संस्थान है कि ना दिल्ली में जो सरकारी वो जो साहित्य कला परिषद, हाँ साहित्य कला परिषद, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक हम प्ले कीजिए आप। तो मैंने कहा कौन सा? कहते हम हर साल अवार्ड देते हैं किसी प्ले को। जी। तो उसके बाद हम उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, वो प्ले फ्लॉप हो जाता है। तो हमको हमको सरकार को जवाब देना पड़ता है कि यार आप अवार्ड तो देते हो, प्ले फ्लॉप क्यों हो जाता है? बेस्ट प्ले का अवार्ड दिया हुआ है, तो हमने दिया हुआ है इसको। तो मैंने पैसे से मिलेंगे क्या? हाँ, आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप हाँ बोले तो 5,000 रुपए हम आपको अभी दे देते हैं। मैं कहा नहीं, पहले मुझे पढ़ने दे दीजिए। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेके आ गया घर, आपने पढ़ा तो बहुत ही खराब प्ले, बहुत खराब। तो मैं दूसरे दिन फिर गया, अब मेरी जेब में पैसे नहीं है, 5-10 रुपए पड़े रिक्शे से, साइकिल रिक्शे से पीछे मिंटो रोड में वहां पहुंचा, आसिफ अली रोड। तो वहाँ मीटिंग चल रही थी, लाल बल्ब जल रहा था, तो मैं बाहर सोफे पे बैठ गया। इतने दरवाजा खुला,
और हमारे बहुत ही करीबी, मुझे बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर जयदेव तनेजा, वो निकले, वो बात कर रहा था। तो जैसे वो निकले, आंखें चार हो गई, अरे उनका रंजीत भाई आप आ गए, बहुत अच्छा, अंदर आप ही के बारे में बात हो रही है। मैं दौड़ के बाहर आया, मैंने कहा लेकिन मैं ये कहने आया, मैं ये प्ले नहीं करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो लड़ाई कर रहे हैं आपके लिए, हैं? क्योंकि सब लोग, मतलब मेरे दोस्त बहुत कम है, तो मैंने कहा लेकिन वो कहते कुछ तो इसमें अच्छा लगा होगा आपको। मैंने कहा जो है एक दलित व्यक्ति का जिसको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है वो है, बाकी प्ले नहीं है इसके अंदर। कहले आप, मैंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज आप, मैंने कहा मैं तभी कर सकता हूँ जब प्ले राइट को बुलाया जाए और वो मेरे करने को तैयार हो जाए। कहले आप अभी, हम आपको 5 मिनट बाद अंदर बुलाएंगे, आप ये आके बात कह दीजिए। तो मुझे उन्होंने शांत किया, बिठाया, तो बाथरूम से अंदर चले गए, 5 मिनट बाद मुझे अंदर बुलावा आ गया। माधुरी साहब जो शायद कला परिषद के सेक्रेटरी होते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा हमको राइटर को बुला लेते हैं, वो अम्बाला में रहते हैं, और पहली बार मुझे नाम पता लगा, क्योंकि जो उनको अवार्ड दिया जाता है ना, तो सपोज टू बी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, प्ले राइट का नाम नहीं पता होता, स्क्रिप्ट पे भी नहीं लिखा होता। तो उस दिन मुझे पता लगा कि वो स्वदेश दीपक जी है। अच्छा। मुझे फोन आ गया कि आ जाइए आप। तो मैं जब पहुंचा तो एक शख्स वाले बैठे हुए थे, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये दीपक जी हैं। तो मैं जी बैठे, मैंने कहा स्वदेश दीपक जी आप ही हैं? जी हाँ। तो आप रंजीत कपूर है? मैंने कहा मैंने कहा आप स्वदेश दीपक हैं जिनके सारिका में कहानी छपी थी अश्वारोही, और आप वही रंजीत कपूर हैं जिनकी सारिका में कहानी छपी थी नींद? मैंने कहा हाँ। बस, तो इस तरह से आइस ब्रेक हो गया और हम लोग अचानक बिल्कुल एक ही स्तर पे आ गए। इतने में हमको बुलाया दोनों का अंदर, कह दिया भाई ठीक है, इनकी हर शर्त मुझे मंजूर है, इनकी रंजीत साहब की और रंजीत जी की, और जो ही उनको मंजूर है आप बातें कर लीजिए। मैं लाइए, फिर निकालिए। 5,000 रुपए मैंने एडवांस लिए, रिक्शे में बैठ के घर आया। 2 दिन के मतलब कहीं और अपने दोस्त क्या कह रहे थे, सौमित्र मोहन दोस्त थे। तीसरे दिन वो आए और मैंने कहा अब बैठ के इसको रिराइट कीजिए। कहते नहीं भाई, मैं तो, ये छपने वाला था राजकमल से, कहते नहीं मैंने इसको रोक दिया है कि आप ये प्ले जब हो जाएगा उसके बाद ही छपेगा, उसके बाद ही छपेगा जी। और भैया मैं तो जा रहा हूँ अम्बाला, और तो मैं अब कल मैं शीला संधू उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर होती थी इसकी, अपना राजकमल की। तो उनसे मिला, उनके बहुत क्लोज थे, वही छाप रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर रंजीत की प्ले कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारा प्ले हिट है। फिर कह रहे सौमित्र मोहन ने भी ये लफ्ज का है। फिर सबसे ज्यादा वो बहुत प्यार करते थे और उनकी बात मानते थे, वो थी कृष्णा सोक्ति। कृष्णा सोक्ति मेरी बड़ी फैन थी। तो उन्होंने ये कहा कि दीपक, ही हैज ए गोल्डन टच, रंजीत हैज ए गोल्डन टच, और उसको जैसा मतलब उसने अगर प्ले कर दिया, छू दिया तुम्हारे प्ले को, ये हिट हो जाएगा जी। जा रहा हूँ, अब आपको जो करना हो कर लो। अब मेरे दिक्कत हो गई कि जो बोले उसको कुंडा खोले वाली बात हो गई, ये क्या मैंने मुसीबत बोल ले ली, या मुझ पर डाल के चले गए, मैं लिख रहा हूँ जी जी। वो भी प्ले 15 दिन में करना था, रातों को पूरी रातें मैंने खाली की, इसको रीराइट किया पूरा था, और बाद में उसको जो छपाया है तो भी पूरा वर्जन मेरा नहीं है, उसमें कुछ उनका अपना जो उनको प्रिय था वो उन्होंने डाला है पूरा। और उसकी एक जब खत्म करूंगा मैं बताता हूँ। तो हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ। फिर उसके बाद 2 साल बाद वहां आया कलकत्ता, तो उससे पहले चिट्ठी भी आई थी उषा गांगुली की, अब बेचारी रही नहीं। उषा ने मुझसे कहा कि भैया मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, क्या नाम, कोर्ट मार्शल की जी जी। छप गया है मार्केट में, कहते नहीं मुझे आपका वर्जन चाहिए। अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। दूसरे दिन दोपहर को उसने इतना बड़ा वो भेज दिया टिफिन के लिए, मेरे खाने के लिए, शाकाहारी खाना था, शुद्ध घी का खाना, मारवाड़ी खाना तो मतलब बहुत ही लजीज वो फिर आ गई कि क्या सोचा भैया आपने। मैंने कहा यार तुमने मुझे नमक खिला दिया है, लो ले लो तुम कर लो। अब मेरा दूसरा वर्जन तो मैं दिल्ली जाके, नहीं मेरे पास है, लेकिन आपके बिना परमिशन के मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, या उसके पता नहीं 300-400 शो किए,
उषा ने बहुत शोध किया है, उसकी बहुत बड़ी शख्सियत बन गई, उसकी वजह से उसको उससे पहले संगीत एकेडमी अवार्ड मिल गया। शी वाज यंगर टू मी। जी, इसमें ज़मा हबीब एक हैं, जानते होंगे आप शायद। वो नहीं जानता हूँ, लेकिन गायबाना ताल्लुक है। अच्छा, वो लिख रहे हैं, रंजीत भाई से बिहाइंड द सीन या मेकिंग के किस्से सुन के ही बहुत ज्ञान हासिल हो रहा है, ज्ञान मिल सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। ज़मा हबीब अभी रेगुलर टीवी और उसके लिए लिख रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, और ज़मा हबीब और मैं, हम लोग दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, क्लास 12 तक हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है। तो वो खैर बाहर चले गए, मैं कलकत्ते में थिएटर में ही रहा। और ज़मा साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिएगा, और आप इनका नंबर मुझे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी शख्सियत है, बहुत मैंने नाम सुना है, बहुत तारीफें सुनी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये वो होगा, सौभाग्य होगा कि मैं उनसे बात कर सकूं। जी, और भी बहुत सारे हैं। पूर्णिमा खगरा जी ने भी लिखा है, आपको ग्रीटिंग्स किया है, और भी बहुत सारे। सलीम आरिफ साहब फिर लिखते हैं कि रंजीत भाई का शो 4 बजे श्री राम सेंटर में था, उसी टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था और शो हाउसफुल था। हाँ जी, बस ये बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह की, हमेशा जी। और भी टिकट नहीं मिलते थे, गिड़गिड़ाते थे, हम खड़े होकर देख लेंगे, हम जमीन पर बैठ जाएंगे, हमको दे दिया कितनी दूर से। ये वीडियो का देखने की शुरुआत हुई थी अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते थे, पूरा झुंड का झुंड, और वो ये कहते थे हम आए सर, अब हम खड़े होकर देख लेंगे, बैठ कर, मतलब किस तरह से, क्योंकि वो आए हैं और आपको ट्रेन से चले भी जाएंगे। ये स्टूडेंट्स वगैरह पटियाला से आते थे स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ से आते थे स्टूडेंट, हापुड़ से, कहाँ से नहीं आते थे स्टूडेंट्स देखने के लिए। अशोक सागर भगत लिखते हैं आपके लिए, अशोक सागर भगत, वो एनएसडी वाले, वो मेरा बहुत प्रिय डिजाइनर है, मेरा छोटा भाई है वो लिखते हैं, टुडे व्हाइल हियरिंग यू आई रिलीव्ड एन एरा, तो ये उनका एक नॉस्टैल्जिक काम कर रहा है जी। थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, और तुम कमाल के, आई लव यू। मेरे जो मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए, उसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लाइटिंग, मतलब ही इज डिजाइनर, और मतलब इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता था, कुछ ऐसे प्लेस है। हाँ, तो वो अशोक सागर बहुत बड़ी चीज है, उसका एक बहुत बड़ा और एडवांटेज है। चलिए, ये सब पता नहीं मुझे आपके इसकी जो मियाद है वो कितनी है, कितना वक्त है। मियाद तो इसकी सिर्फ 1 घंटे की थी, लेकिन हम लोग 1 घंटे 45 मिनट जा रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपके साथ सारी रात गुफ्तगू करता रहूं। अब तो ऐसा कीजिए, कलकत्ते बुलाइए, तो वहां बैठ के वो, मतलब वो आपसे इतनी देर में मुलाकात हुई है साहब, जब जिस दिन मुझे निकलना था उसके वजह से 2 दिन पहले तो आपसे मुलाकात, सेमिनार में पहली मुलाकात तब हुई है। और एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर, इतना बड़ा बुक फेयर कि मैं कई बार कलकत्ते में होता था जनवरी में, तो अब मैंने कहा कि मैं इतना गधा था, मुझे पता ही नहीं बुक फेयर चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा तजुर्बा था, कमाल का एक्सपीरियंस, और बहुत बड़ी गैदरिंग होती है वहाँ, और आपके प्रोग्राम को लेकर आपको जो फेलिसिटेट किया गया था, बहुत उम्दा प्रोग्राम था वो। और एक साहब ने लिखा भी है कि रंजीत भाई के साथ एक और सेशन करना जरूरी है। तो अब ये बताइए कि एक और सेशन आपके साथ वो मिल पाएगा या नहीं, वो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बेकार बैठा रहता हूँ, मुझे कहीं जाना है, हालांकि वो मैं करूंगा। आप कोरोना में तो अच्छों को बेकार बना दिया है, हर कोई घर में बैठ गया है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है समेट लीजिए। आप बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत कबूल करके आप यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म पर, और आपसे बातें होती रहेंगी। और
नाज़रीन, हम आपसे ये कहते हैं कि आपके जो और भी जो कमेंट हैं उसके जवाब मैं ज़रूर दूँगा, और रंजीत कपूर साहब से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो भी कमेंट को पढ़ें और उस अपने जवाब दें। और इसके बाद अब कल हम अपने दूसरे मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे रंगरस के इस रंग सफ़र में। रंजीत साहब, आपका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। आदाब। आपका शुक्रिया। आदाब, खुदा हाफ़िज़ और शब बख़ैर। नाज़रीन, आपको भी शब बख़ैर। बहुत-बहुत शुक्रिया।